वीवो एफएम स्टोरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 51। पैलेस होटल की शान। भरिगु के मुंह से पैलेस होटल का नाम सुनकर जहानवी को लगा कि भरिगु सबके साथ मजाक कर रहा है, पर उसे ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने एकदम से कहा, चलो कीर्ति, हम चलते हैं। पर समीर ने उन्हें रोककर कहा, अरे नहीं, रुको रुको, जरा मैं भी तो पैलेस होटल में रुकने वाले लोगों से मिल लूं। ये कहकर वो जोर से हंसा। भरिगु को उसकी हंसी चुभ तो रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराया तो कीर्ति ने उसे हाथ से मारकर इशारा किया। तभी शीला बोली, कीर्ति, तुम जानती हो पैलेस होटल के बारे में? पहले तुम कभी वहां गई हो? कीर्ति ने ना का इशारा किया। शीला ने कहा, कीर्ति, चाहे तुम कहीं भी रहो, लेकिन उसके लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्त हूं और समझ सकती हूं। वैसे सच में अगर तुम्हें रहने की कोई दिक्कत हो रही है तो तुम हमें बता सकती हो। समीर की यहाँ अच्छी पहचान है और वो कुछ ना कुछ मदद कर ही देगा। क्यों समीर, मैंने ठीक कहा ना? समीर वैसे तो उन लोगों की कोई मदद नहीं करना चाहता था, पर शीला ने जब कहा तो उसे मजबूरन हाँ कहना पड़ा। वो भरिगु की ओर देखते हुए वहां से चला गया। समीर और शीला के जाते ही जहानवी भरिगु पर टूट पड़ी। उसने गुस्से में कहा, आपका दिमाग खराब है क्या? आपको ये सब कहने की क्या जरूरत थी? हमारा होटल बुक नहीं हुआ है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के सामने कुछ भी अनशंट कहकर हमारा मजाक मत बनाओ। मैं उनसे आज पहली बार मिली हूं और पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। भरिगु ने कहा, इतना मत सोचो, क्योंकि चाहे तुम कुछ भी कर लो या कह लो, वो तुम्हारे बारे में गलत ही सोचेंगे। ये उन जैसे लोगों की फितरत है। उन्हें अपने सामने बाकी सभी लोग छोटे लगते हैं, इसलिए उन्हें तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जहानवी ने कीर्ति की ओर देखा और वो आंखें दिखाने लगी। कीर्ति ने फिर भरिगु से कहा, भैया प्लीज, वो लोग मेरे दोस्त हैं, खासकर शीला, और वैसे भी आपको ये सब कहने की क्या जरूरत थी? भरिगु ने कहा, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर तुम ऐसे लोगों से दोस्ती ही क्यों रखती हो। जहानवी को भरिगु का ये बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि वो उसके साथ फंस गई है। तभी भरिगु ने उनसे कहा, खैर ये सब छोड़ो और मेरे साथ चलो। कहाँ चले? अभी तो हमें रूम बुक करना है। वो काम पहले करते हैं भैया, क्योंकि मुझे लेटना है। मैं थक गई हूँ। कीर्ति के चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। भरिगु ने उसके हाथ से उसका बैग लिया और कहा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मेरे साथ चलो। जहानवी और कीर्ति ने एक दूसरे को देखा और वो भरिगु के पीछे पीछे चल पड़े। वो लोग गाड़ी से एक महल के सामने जाकर रुके। कीर्ति ने उतरते हुए पूछा, भैया हम यहाँ क्यों आए हैं? भरिगु ने उनका सामान गाड़ी से निकालते हुए कहा, क्योंकि हम यहाँ रहने वाले हैं। कीर्ति, यही तो है पैलेस होटल। कीर्ति और जहानवी उसे देखते ही रह गए। जहानवी ने धीरे से कीर्ति से कहा, अब न ये थोड़ा ज्यादा लंबा मजाक हो गया। देख कीर्ति, मुझे यहाँ अपनी बेइज्जती नहीं करवानी है, इसलिए अपने भाई को समझा। मुझे तो वो कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। कीर्ति ने उसे चुप होने का इशारा किया और वो भरिगु के पीछे भागी। उसने भरिगु को अंदर घुसने से रोकते हुए कहा, भैया यहाँ से चलो। देखो आपने वहां उनसे ये कह दिया, पर कोई बात नहीं। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो आपको कुछ उल्टा सीधा कहेगा, इसलिए आपको अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जाकर शहर में कोई अच्छा सा होटल ढूंढते हैं और उसे बुक कर लेंगे। भरिगु रुका और उसने कीर्ति से कहा, देखो तुम दोनों अपनी ये बेवकूफ़ी भरी बातें बंद करो और अंदर चलो। मैंने कहा ना कि हम यहाँ रुकने वाले हैं। कीर्ति वहीं रुक गई और वो भरिगु के हाथ से अपना बैग लेकर खड़ी हो गई। उसने कहा, नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मैं आपकी जिद का हिस्सा नहीं बनूंगी। तभी वहां का दरबान भरिगु को देखकर भागते हुए आया और उसने भरिगु के हाथ से बैग ले लिया। उसने भरिगु को सलाम ठोका और कहा, आइए सर, अंदर चलिए। भरिगु अंदर चला गया। कीर्ति और जहानवी ने एक दूसरे को देखा। उन्हें ऐसे भरिगु को छोड़ना अजीब लगा। जहानवी ने कहा, चल अंदर चलकर उन्हें समझाते हैं। जब यहाँ तक आए ही हैं तो कम से कम होटल अंदर से देख लेते हैं। ये कहकर दोनों अंदर चली गई। वो एक पुराना महल था जिसे अब होटल में बदल दिया गया था। घुसते ही सबसे पहले एक बहुत बड़ा सा हॉल था। उसकी छत काफी ऊंची थी और उसमें ऊपर कांच लगा हुआ था। ऊपर देखते ही खुद के 100 प्रतिबिंब नजर आ रहे थे। वहीं एक बहुत बड़ा रिसेप्शन डेस्क था जिस पर 2 लड़कियां और 2 लड़के खड़े थे। वो वहां आने वाले लोगों का हंसकर स्वागत कर रहे थे और साथ ही उन्हें उनके कमरे की चाबी सौंप रहे थे। एक कोने में बहुत बड़ा सोफा लगा हुआ था और साथ ही लकड़ी और कांच से बना एक टेबल भी था। उस हॉल के हर एक हिस्से में राजा महाराजा के समय की कीमती चीजें रखी हुई थी जो आज भी बिल्कुल नए जैसे चमक रहे थे। कीर्ति और जहानवी की तो जैसे आंखें चौंधिया गई थी। जहानवी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े होटल में खड़ी हैं। उसने कीर्ति से कहा, वैसे तो तेरे भाई ने झूठ कहा है, लेकिन अगर सच में हम यहाँ रुकते तो कितना मजा आता ना। मैंने तो ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। कीर्ति भी मंत्रमुग्ध थी। उसने कहा, तो मैंने कहाँ देखी है। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन आज भैया की वजह से ऐसा होटल इतने करीब से देखने का मौका मिला है। लेकिन हमें यहाँ ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, वरना मेरा मन ललचा जाएगा और फिर मेरी उम्मीद टूट जाएगी। वो दोनों भरिगु की तरफ बढ़े ही थे कि उन्होंने सामने से शीला और समीर को आते हुए देखा। उन्हें देखते ही जहानवी बोली, ये तेरी दोस्त कहीं हमारा पीछा तो नहीं कर रही है? जहां जाते हैं वही पहुंच जाती है। वैसे मुझे तो तेरी दोस्त से ज्यादा उसके बॉयफ्रेंड पर शक है। मैंने गौर किया कि वो कैसे तुझे घूर रहा था। कीर्ति ने उसे कोहनी मारते हुए चुप कराया और कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं यहाँ कोई और परेशानी नहीं चाहती हूँ। शीला ने कीर्ति को देखा और कहा, अरे कीर्ति, तुम ही हमारा पीछा तो नहीं कर रही हो?
ये सुनते ही जहानवी हंस पड़ी। समीर को ये अजीब लगा और उसने कीर्ति से कहा, वैसे ये होटल देखने के पैसे नहीं लेते हैं, पर हाँ, तुम ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाओगी क्योंकि उसके लिए यहाँ बुकिंग होना जरूरी है। कीर्ति ने उसे घूर कर देखा। जहानवी को भी ये ताना अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो बुकिंग कहीं और है ना? शीला ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, हम यहाँ कॉफी पीने आए थे, बस जा ही रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों को ऐसे समय बर्बाद ना करके जल्दी बुकिंग करवा लेनी चाहिए। दरअसल इस मुकाबले की वजह से शहर के सभी होटल भरे हुए हैं। ऐसे में रूम मिलना मुश्किल हो सकता है। तभी रिसेप्शन से होटल का मैनेजर भरिगु के पास आया और बोला, सर, स्वीट रेडी है। थोड़ी देर हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। भरिगु ने चाबी लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, सामान पहुंचा देना। उसने फिर कीर्ति और जहानवी से कहा, चले। वो दोनों बड़ी बड़ी आंखों से भरिगु को देख रही थी। सिर्फ वही नहीं, बल्कि शीला और समीर का चेहरा भी लटक गया। समीर को तो यकीन ही नहीं हुआ कि भरिगु यहाँ रह सकता है। उसने मैनेजर से पूछा, क्या यहाँ कोई स्कीम चल रही है कि कोई भी आकर कमरा बुक कर सकता है? अगर पहले पता होता तो हम भी करवा लेते। मैनेजर ने कहा, सर, यहाँ बिना बुकिंग के कोई नहीं रह सकता है, और हम ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रहे हैं। समीर ने चिढ़कर पूछा, तो इन्हें कौन सा स्वीट दे रहे हो? मैनेजर ने कहा, सर, ये हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं और इनके नाम से हमारा सबसे बड़ा स्वीट बुक किया गया है। जहानवी को लगा जैसे वो बेहोश होने वाली है। कीर्ति को भी ये सब सुनकर बहुत झटका लगा। तभी भरिगु ने कहा, मैनेजर, तुम यहाँ अपने प्रीमियम गेस्ट को छोड़कर किसी अरे गहरे से बात कर रहे हो। लगता है मुझे यहाँ की शिकायत करनी पड़ेगी। मैनेजर ने ये सुनते ही समीर को देखकर अजीब सा चेहरा बनाया और भरिगु को लेकर आगे बढ़ गया। कीर्ति और जहानवी भी साथ चल रहे थे और होटल के चप्पे चप्पे को अच्छे से देख रहे थे। भरिगु को जो कमरा दिया गया था वो होटल के सबसे ऊपरी माले पर था। वो कमरा एक घर जैसा लग रहा था क्योंकि उसमें एक बड़ा सा हॉल था और 2 अलग बेडरूम्स थे। उस कमरे से पूरे जयपुर शहर का नजारा दिख रहा था। जहानवी और कीर्ति कमरे को देखकर काफी उत्साहित थे। भरिगु ने उनसे कहा, तुम दोनों एक कमरे में रहो और मैं दूसरे कमरे में रहूंगा। वैसे तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? अगर होगी तो रिसेप्शन पर बता देना। इतना कहकर भरिगु एक कमरे में घुस गया। उसके जाते ही जहानवी जोर से चिल्लाए और बोली, वाओ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सब कुछ एक सपना लग रहा है। हम और वो भी इतने बड़े होटल में, आखिर कैसे? वो खुशी से भागती हुई पूरे कमरे में हर चीज को देखने लगी। वहीं कीर्ति भी हैरान थी, पर वो अपने भाई के बारे में सोच रही थी। उसे लगा जैसे वो भरिगु को अब तक ठीक से समझ नहीं पाई है। हर दिन उसे भरिगु का एक नया चेहरा नजर आता है। इतने दिनों तक साथ रहने के बावजूद उसे लगता है कि वो भरिगु को अब भी ठीक से नहीं जानती है। तभी जहानवी उसके पास आई और उसे कमरे के बारे में बताने लगी। कीर्ति सब सुन रही थी पर उसका ध्यान भरिगु की तरफ ही था। जहानवी ने ये गौर किया और पूछा, क्या हुआ? मैंने तुम्हें इतना कुछ बताया लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है। तुमने सुना या नहीं? कीर्ति ने कहा, हाँ, मैंने सुना, और ये सब मेरे भैया की वजह से मुमकिन हुआ है। जहानवी ने ये सुनकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। कीर्ति ने पूछा, क्यों, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? जहानवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाया और कहा, देखो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारे भाई का कुछ तो चक्कर है। उनकी हरकतें, उनकी बातें ये किसी साधारण इंसान के जैसे नहीं हैं। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है? कीर्ति ने सोचा और ना कहते हुए सर हिलाया, पर जहानवी अपनी बात पर कायम थी। उसने कहा, कीर्ति, मैं सच कह रही हूँ। देखा नहीं, उस दिन बाजार में उनके साथ क्या हुआ? और आज भी उनके जैसा इंसान इतने बड़े होटल में बुकिंग कैसे करवा सकता है? तुम्हें पता है, इस होटल में सिर्फ बड़े आदमी रहते हैं। तुम्हारे भाई को देखकर नहीं लगता कि उनका रुतबा इतना बड़ा है। तुमने कभी सोचा कि उन्होंने तुम्हें इतनी महंगी गाड़ी कैसे दिलवाई? कीर्ति सब कुछ गौर से सुन रही थी। उसने भरिगु का पक्ष लेते हुए कहा, हाँ, मैं मानती हूँ कि ये सब बहुत बड़ी बात है, पर मेरे भैया भी कुछ कारोबार कर रहे हैं। वो किसी के साथ मिलकर काम करते हैं। उन्हें उसमें मुनाफा भी होता है जिसकी वजह से वो ये सब कर पा रहे हैं। देखो जहानवी, मैं और काका भरिगु भाई पर बहुत यकीन करते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और वो हमारे लिए सगे से भी बढ़कर हैं। जहानवी ने कीर्ति को समझाते हुए कहा, कीर्ति, तुम मेरी दोस्त हो इसलिए तुम्हें समझाना मेरा काम है। मुझे ये कारोबार की बात झूठ लगती है और मुझे लगता है कि तुम्हारे भैया तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। कीर्ति ने उसकी बात को नकारा। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो हमसे कुछ नहीं छुपाते हैं। कीर्ति अपने भाई के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती है, पर जहानवी का शक अब बहुत बढ़ गया था। उसने कहा, देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारे भैया का असली काम कुछ और ही है। क्या मतलब? कीर्ति अब बेचैन हो रही थी। जहानवी ने कहा, मुझे लगता है कि वो माफिया से जुड़े हैं। एपिसोड 52, शक की दोस्त। भरिगु की माफिया से जुड़े होने की बात सुनकर कीर्ति हंस पड़ी। उसको हंसता देखकर जहानवी ने पूछा, मैंने क्या कोई चुटकुला सुनाया? कीर्ति ने हंसते हुए आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं, ये तो चुटकुले से भी मजेदार है। जहानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, हंस लो, पर मैं कह रही हूं कि तुम्हारे भैया का कुछ तो गड़बड़ चक्कर है। अगर ऐसा नहीं होता तो कोई इंसान इतने पैसे, इतनी शान और शोहरत ऐसे कैसे कमा सकता है? और वैसे भी तुमने देखा, वो जहां भी जाते हैं लोग कैसे उनके सामने झुकने लगते हैं। ऐसा तो सिर्फ माफिया या गुंडे लोगों के साथ ही होता है। तभी कीर्ति ने उसे रोकते हुए कहा, बस जहानवी, अब मैं अपने भाई के खिलाफ और बातें नहीं सुनूंगी।
माना कि उनका तरीका थोड़ा अलग है या उनके इर्द गिर्द चीजें कभी कभार कुछ अजीब हो जाती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उनके बारे में कुछ भी बोलती फिरो। पर जहानवी पर कीर्ति की बातों का कुछ खास असर नहीं हुआ। उसे भृगु पर उसके काम को लेकर शक है और वो कहीं ना कहीं कीर्ति के सामने उसे साबित करना चाहती है। कुछ देर के बाद कीर्ति और जहानवी तैयार होकर नीचे होटल लॉबी में पहुंचे। वो दोनों काफी अच्छे से तैयार हुए थे। दो खूबसूरत लड़कियों को ऐसा तैयार देखकर उस होटल लॉबी में हर किसी की नजर उन पर ही थी। ये देखकर जहानवी ने कीर्ति से कहा, तुमने देखा वो लड़का मुझे कैसे घूर रहा है? कीर्ति ने पलटकर एक लड़के की तरफ देखा जो जहानवी को ही देख रहा था। उसने जहानवी से कहा, अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारा तैयार होना काम आया। वैसे तुम यहाँ मुकाबले के लिए आई हो या फिर अपने लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढने? जहानवी भी उस लड़के को बार बार देख रही थी। उसने कीर्ति से कहा, देखो आई तो मैं मुकाबले के लिए ही हूँ, लेकिन हाँ अगर ऐसे चलते फिरते किसी से टकरा जाऊं तो वो अच्छी बात है ना। आखिर ये जगह देखो और यहाँ आने वाले लड़कों को देखो, ऐसे लड़के हमारे उदयपुर में नजर नहीं आते हैं। ये सुनकर कीर्ति मुस्कुराए और बोली, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ऐसे कभी किसी को ढूंढने की कोशिश नहीं की है। जहानवी दिल ही दिल में इस बात को जानती है कि कीर्ति उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वो कीर्ति की दोस्त है, पर लड़कों के मामले में उसे कभी कभी थोड़ी जलन हो जाती है क्योंकि आमतौर पर लड़के कीर्ति को देखते ही उसे पसंद कर लेते हैं। पर जहानवी के साथ ये आम बात नहीं है, इसलिए जहानवी ने ताना मारते हुए कहा, हाँ मिस उदयपुर, तुम्हें क्या चिंता है? तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे भाई के पैसों की वजह से तुम्हें तो कोई ना कोई अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी शीला उनके पास आई। शीला ने पूछा, कीर्ति तुम मुझे उदयपुर में इतनी नजर नहीं आती हो जितनी तुम मुझसे यहाँ टकरा गई। ये सुनकर कीर्ति भी हंसी और उसने पूछा, शीला तुम अकेले? तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है? ये सुनकर वो तीनों हंसने लगे। फिर शीला ने कहा, चुप रहो, तुम्हें ऐसे हंसना नहीं चाहिए, आखिर मेरे बॉयफ्रेंड की बात हो रही है। पर दिल ही दिल में वो जानती थी कि समीर उसे कितना दबाने की कोशिश करता है। वो वाकई में शीला का बॉयफ्रेंड कम और उसका बॉडीगार्ड ज्यादा लगता है। जहानवी ने भी कहा, पर ये हंसने की ही बात है। देखो बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड थोड़ा खड़ूस लगा और मैंने तो उसे आज पहली बार देखा है, पर उसमें बहुत ज्यादा गुरूर है। अब शीला थोड़ा सख्ते में आ गई। उसने कीर्ति से कहा, वैसे गुरूर तो मैंने किसी और में भी देखा है। जहानवी ने हंसते हुए पूछा, किस में? कीर्ति के भैया में, शीला ने आंखें घुमाकर कहा। उसने फिर कीर्ति से कहा, देखो बुरा मत मानना, पर वो जो तुम्हारा मुन्हा बोला भाई है उसकी बातों में भी मुझे बहुत अहंकार नजर आता है। कीर्ति को ये अच्छा नहीं लगा और उसने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या हम यहाँ तैयार होकर ये सब बातें करने के लिए मिले हैं? हम इतने बड़े होटल में हैं तो मुझे भी यहाँ कॉफी पीनी है। ये सुनते ही जहानवी बोली, ओ हाँ कॉफी तो पीनी ही है, चलो कुछ खाते भी हैं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो तीनों कॉफी शॉप में जाकर बैठे और उन्होंने ऑर्डर दिया। कीर्ति ने शीला से दोबारा पूछा, वैसे अब मजाक बहुत हुआ, पर सच में बताओ ना कि समीर कहाँ है? शीला की आंखों में थोड़ी चमक आई और उसने कहा, समीर तैयारी कर रहा है, आज वो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है। ये सुनते ही जहानवी को खांसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी को दबाते हुए कहा, अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि वो इसमें दिलचस्पी रखता है। कीर्ति ने भी इस बात पर हाँ में हाँ मिलाया। तब शीला ने कहा, हाँ ये उसके घर वालों की वजह से हो रहा है, खासकर उसके पिताजी की वजह से। उन्हें पहलवानी का बहुत शौक है और वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी इसमें लड़े, इसलिए समीर ने पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत की है। मैं भी उसकी ये पहली लड़ाई देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। कीर्ति ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि अगर उसे कोई गंभीर चोट लग गई तो क्या होगा? शीला ने मुस्कुराकर कहा, मुझे उस पर भरोसा है। उधर भृगु अपने कमरे में बैठा हुआ मुकाबले के बारे में सोच रहा था। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। भृगु ने दरवाजा खोला तो सामने दानिश और तेजस्वी घाट अखाड़े के लोगों को देखा। वो सब अंदर आए। भृगु ने पूछा, तुम्हें किसी ने ऊपर आते हुए देखा तो नहीं? दानिश ने कहा, अरे नहीं भृगु भाई, आपने जैसे बताया था हम ठीक उसी तरह से ऊपर आए हैं, किसी ने कुछ नहीं देखा। भृगु ने उनको अपने कमरे में एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो यहाँ सारा सामान रखवा दो, अब जब तक ये मुकाबला चलेगा हम सारी देखभाल यहीं से करेंगे। वो लोग अपने साथ बहुत सारा सामान लाए थे। उनके पास तरह तरह के हथियार थे जिसमें छुरी तलवार मौजूद थे। तभी किसी ने वहां कुछ बंदूकें और कुल्हाड़ी भी निकाली। ये देखते ही भृगु ने दानिश से पूछा, ये क्यों? इसकी यहाँ क्या जरूरत है? दानिश ने हंसते हुए कहा, अरे भृगु भाई ये मुकाबले के लिए नहीं है, पर यहाँ जितने खतरनाक लोग आए हैं उनके लिए कभी भी इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। भृगु की जिंदगी में पहाड़ से नीचे आने के बाद बहुत सी नई चीजें हुई। उसे नए लोग मिले, नई चुनौतियां और काफी नए मौके भी मिले। उसने बहुत लोगों का दिल जीता और साथ ही कुछ नए दुश्मन भी बनाए। पर आज वो जिस मोड़ पर खड़ा था वो बहुत अलग था। भृगु ने पहाड़ में रहते हुए गुरुजी से बहुत कुछ सीखा था। उसकी हर विद्या उन्हीं की देन है, और आज जो वो करने जा रहा है उसमें भी गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आखिर उनसे सीखी हुई युद्ध कला की वजह से आज उसे खुद पर पूरा भरोसा है। वो पूरी दुनिया को अपनी ताकत और शक्ति का प्रदर्शन देने के लिए बेताब है। वो इसी सोच में डूबा हुआ था जब दानिश ने उससे पूछा, भृगु भाई जरा देख लीजिए सब कुछ ठीक से लगा हुआ है ना? भृगु ने देखा और हाँ का इशारा किया। उसने फिर दानिश से पूछा, अब मुझे इस मुकाबले के बारे में बताओ।
दानिश ने कहा, भरिगु भाई, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। इसमें दूर दूर से पहलवान अपनी कुशलता दिखाने के लिए आए हैं। यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो छोटी मोटी लड़ाई करते रहते हैं। कुछ लोग हमारे जैसे हैं जो अलग अलग अखाड़े से जुड़े हुए हैं। वो अक्सर ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहते हैं और उन्हें इनके बारे में अच्छा खासा अंदाजा है। ये लोग नियम को ध्यान में रखकर लड़ते हैं। पर इस वाले मुकाबले के लिए एक अलग वर्ग भी है। इसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक, खूंखार लोग आए हैं जिन्हें ना नियम की परवाह है और ना किसी का डर। वो खुद को भगवान समझते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें छू भी नहीं पाएगा। भरिगु भाई, हम ऐसे लोगों से कम लड़े हैं। ये लोग वैसे भी किसी बड़े इंसान के लिए ही लड़ते हैं। वो बड़े लोग इन पर पैसा लगाकर कमाते हैं। उन्हें किसी की जान से कोई मतलब नहीं है। उनके हिसाब से मुकाबला तभी खत्म होता है जब उनका पहलवान अपने सामने वाले को मौत के घाट उतार देता है। भरिगु ने पूरी बात गौर से सुनी। दानिश ने कहा, भरिगु भाई, इस बार तो ऐसे बहुत से बड़े लोग इस मुकाबले से जुड़े हैं। जयपुर अखाड़ा तो है ही, पर उनके अलावा जवेरी परिवार, राजवंश परिवार और ऐसे कुछ और भी नाम हैं। वो यहाँ पहलवानों पर बोली लगाकर उनका प्रदर्शन देखते हैं और फिर उन्हें खरीदते हैं। ऐसे बड़े घरों का नाम जुड़ना पहलवान के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इससे उनकी बहुत सी परेशानियां हल हो जाती हैं। वैसे हर साल के जैसे इस साल भी जवेरी ही इस मुकाबले का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। उसने बिल्कुल आखिरी समय में अपने पहलवानों का नाम दिया है। भरिगु ने पूछा, कौन है उसके पहलवान? काला राक्षस और परशुराम इस मुकाबले के नए और सबसे खतरनाक दो नाम हैं जिन पर सबकी नजर है। दानिश ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। भरिगु ने ये देखते हुए पूछा, क्या हुआ दानिश? क्या तुम भी उनसे डर रहे हो? दानिश ने कहा, नहीं भरिगु भाई, डर नहीं, पर जैसे कि मैंने बताया कि वो लोग काफी खतरनाक और खूंखार हैं। हमें भी अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ेगी। और वैसे भी आप हैं ना हमारे साथ, तो फिर किसी बात का डर नहीं है। इस बार तो मुकाबले में जीत हमारे अखाड़े की ही होगी। तभी भरिगु के दरवाजे पर कुछ आवाज हुई। वहां मौजूद सब लोग एकदम से हड़बड़ा गए। भरिगु ने सबको चुप रहने का इशारा किया और जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है बाहर? कीर्ति ने कहा, अरे भैया मैं हूं, दरवाजा खोलो, मुझे आपसे कुछ काम है। भरिगु ने दानिश और बाकी सभी को इधर उधर छुपने का इशारा किया और कहा, अरे रुक जा, मैं अभी खोलता हूं, सो रहा हूं। दानिश ने इशारे से पूछा, कहाँ? भरिगु ने उसको बिस्तर के नीचे घुसने के लिए कहा। वहीं बाकी पहलवान भी, कोई बालकनी में तो कोई बाथरूम और कोई अलमारी के अंदर घुस गया। सबको जल्दी करने का इशारा करते हुए भरिगु ने दोबारा कीर्ति से कहा, रुक, हाँ बस आ रहा हूं मैं। 5 मिनट बाद भरिगु ने दरवाजा खोला। कीर्ति और जहानवी एकदम से अंदर घुसकर इधर उधर देखने लगे। जहानवी ने कीर्ति को हाथ में मारकर कुछ इशारा किया। तभी कीर्ति ने पूछा, क्या हुआ भैया, इतना समय क्यों लगाया? अरे मैं नहा रहा था इसलिए समय लग गया, भरिगु ने मुंह पोंछते हुए कहा। कीर्ति उसे चौंक कर देखने लगी। उसने कहा, भैया अभी आपने कहा कि आप सो रहे हो, अब कह रहे हो कि नहा रहे थे। आखिर क्या चल रहा है? सच बताओ कि आपको समय क्यों लगा? भरिगु ने कमरे के चारों तरफ देखा और कहा, अरे मैं नहाकर सो रहा था, इसलिए समय लग गया मेरी जासूस। लेकिन तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? मुझे तो लगा तुम नीचे घूमने गए होंगे। जहानवी ने कहा, हाँ हम कॉफी पीने गए थे, पर अब हमें थोड़ा शहर भी देखना है। मैंने तो कीर्ति से कहा था कि हम चलते हैं, पर उसे आपके साथ घूमना है। जहानवी ने थोड़े रूखे अंदाज में कहा। पर भरिगु ने उसकी बात का बुरा नहीं माना। तभी कीर्ति बोली, भैया चलो, हमें आपके साथ घूमने जाना है। मैं यहाँ अब बोर हो गई हूँ, इसलिए थोड़ा बाहर चलते हैं। अभी शीला ने मुझे यहाँ के एक बहुत ही नामी मंदिर के बारे में बताया, तो मैंने सोचा कि वहाँ दर्शन करके मेला भी घूम लेते हैं। उसके बाद मुकाबला देखने चलेंगे, इसलिए मैं आपको बुलाने आई हूँ। भरिगु तो अभी कहीं जाने की हालत में ही नहीं था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मुझे थोड़ा आराम करना है क्योंकि थोड़ा सर दर्द हो रहा है, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगा। पर तुम लोग घूम कर आओ, मैं तुम्हें वही अखाड़े में मिलूंगा। जहानवी ने कीर्ति को वापस कुछ इशारा किया। कीर्ति ने सर हिलाया और ना कहा। भरिगु ने ये देखते हुए पूछा, अरे आखिर क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? जहानवी ने एकदम से चिल्लाकर कहा, कीर्ति मेरी बात मान, मैं कह रही हूँ कि तेरे भैया की जिंदगी में कोई लड़की है। एपिसोड 53, लड़ाई का आगाज। जहानवी को पूरा यकीन था कि भरिगु कमरे में किसी लड़की के साथ था। उसने कीर्ति से भी यही बात कही। ये सुनकर कीर्ति बोली, भैया प्लीज इससे कह दो कि ऐसी कोई बात नहीं है। भरिगु ने काफी गंभीर चेहरा बनाते हुए जहानवी से कहा, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। जहानवी ने तुरंत पूछा, फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? मुझे ये सर दर्द वाली बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरिगु ने कीर्ति को देखा, उसने अपने हाथ जोड़ लिए। इसलिए भरिगु ने जहानवी से कहा, मैं कल रात ठीक से नहीं सोया था और आज हम गाड़ी चलाकर यहाँ पहुंचे हैं, इसलिए मैं थोड़ा थक गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से मैं मुकाबला देखने ना जा सकूं, इसलिए आराम करूंगा तो जल्दी बेहतर हो जाऊंगा। तब कीर्ति ने कहा, हाँ ठीक है भैया, मुझे आपकी बात पर यकीन है। आप आराम करो और मैं आपसे बाद में मिलूंगी। ये कहकर वो जहानवी को लेकर वहां से निकल गई। उसके जाते ही भरिगु के कमरे में छुपे हुए दानिश और बाकी पहलवान भी बाहर आए। दानिश ने हंसते हुए भरिगु से कहा, क्या भरिगु भाई, आप इतने बड़े आदमी होकर 2 लड़कियों को संभाल नहीं पाए? वो कैसे आपके पीछे ही पड़ गई थी? और मुझे तो लगता है कि उनमें से एक को आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है।
भृगु ने उसे उसकी ओर देखकर घूरते हुए कहा, अब जरा मुकाबले की बात कर लें। वो सब फिर मुकाबले के लिए तैयारी करने लगे। वही उस पैलेस होटल के एक बड़े से हॉल में कुछ लोग बैठे हुए थे। ये सारे इस मुकाबले से जुड़े हुए लोग थे। कोई किसी अखाड़े का मालिक था तो कोई बस यहाँ पहलवानी के शौक के लिए आया हुआ था। किसी ने इस मुकाबले में अपने दाव लगाए थे तो कोई यहाँ मुकाबला देखकर अपने काम के लिए पहलवान चुनने आया था। ये सब इस क्षेत्र के मंजे हुए खिलाड़ी थे और हर कोई खुद को दूसरे से बढ़कर समझता है, इसलिए हर किसी की आवाज उस कमरे में गूंज रही थी। तभी एक दूसरा आदमी हाथ में छड़ी लिए हुए उस हॉल में दाखिल हुआ। अचानक से उसे देखते ही वहां बैठे हुए सभी लोग खड़े हो गए और सबने उस नए आदमी का स्वागत किया। वो आदमी जवेरी था और उसके साथ उसका सहायक भी था। जवेरी की शख्सियत ऐसी थी कि कोई उसे नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। वो एक काला चश्मा पहनता था जिसकी वजह से कोई उसकी आंखों में सीधा देख नहीं पाता था, पर लोगों की वैसे भी उसके चेहरे की तरफ देखकर बात करने की हिम्मत ही नहीं होती थी। जवेरी ने सबको देखकर कहा, अरे मेरे आने से शोर बंद क्यों हो गया? सबको पता चलना चाहिए कि यहाँ मच्छी बाजार लगा हुआ है। चिल्लाओ और चिल्लाओ। सब बिल्कुल खामोश थे। ये ताना सुनकर किसी की चू करने की भी हिम्मत नहीं हुई। तभी एक आदमी ने कहा, जवेरी जी माफ कीजिए लेकिन हम लोग तो बस मुकाबले की ही बात कर रहे थे। वो जोश इतना है कि आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। और कोई बात नहीं है। जवेरी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सिंघानिया, जोश तो होना ही चाहिए पर उसे अखाड़े के लिए संभाल कर रखो। हम सबका एक रुतबा है और उसे बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से आप सब इसका खास ध्यान रखेंगे। वैसे बताओ कि इस बार का मिजाज कैसा है? इस बार कौन से नए खिलाड़ी आए हैं और आप सबका क्या मानना है? तभी किसी दूसरे आदमी ने कहा, अरे आप भी अच्छा मजाक करते हैं जवेरी जी। आपके होते हुए किसी और की जीतने की उम्मीद ही नहीं होती है। मुझे तो याद भी नहीं कि ऐसा पहले कब हुआ था कि आपके अलावा कोई और जीता हो। हम सब तो यहाँ बस पहलवानी के शौक के लिए खींचे चले आते हैं, लेकिन यहाँ के असली खिलाड़ी तो आप ही हैं। जवेरी बस मुस्कुराया। सिंघानिया भी यहाँ एक छोटे से अखाड़े का मालिक था। उसने कहा, वैसे इस बार का मुकाबला काफी बड़े तौर पर हो रहा है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि जयपुर वाले ऐसा कोई आयोजन कर सकते हैं, पर इस बार तो उन्होंने सबको चौंका दिया है। पर उनके पहलवानों का मुकाबला करना आसान काम नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि उनकी ताकत अमानवीय है। वो साधारण इंसानों के जैसे नहीं लड़ते हैं। उनके पैतरे और उनका ज्ञान बहुत ही उम्दा है। जवेरी ने सिंघानिया को देखा और कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज तक उन्होंने कभी ऐसे मुकाबलों में भाग नहीं लिया है, इसलिए उनके लिए भी बहुत कुछ नया और पहली बार होगा, और हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। सिंघानिया ने उसकी हाँ में हाँ मिलाया। तभी कोई और भी बोला, वैसे जवेरी जी इस बार तो हर किसी के होठों पर आपके पहलवानों की ही चर्चा है। उनके आगे तो किसी और के टिकने की कोई उम्मीद नहीं लगती है। वैसे ये आपकी खासियत है कि हर बार आप किसी ना किसी तरीके से सबको चौंका ही देते हैं। अब इस बार ऐसे पहलवान लेकर आए हैं जिन्होंने मुकाबला शुरू होने से पहले ही पलड़ा आपकी तरफ भारी कर दिया है। उन्हें देखकर तो शेखावत जी लौट ही गए। उन्होंने आगे लड़ने से ही मना कर दिया है। जवेरी ने कहा, देखिए मैं तो बस इस मुकाबले को और मनोरंजक बनाने की कोशिश करता हूँ, बाकी तो सब अपने आप ही हो जाता है। वैसे भी इसमें हमारा इतना पैसा लगता है कि हमें इसका लेवल बढ़ाते रहना चाहिए। अब एक घिसी पिटी चीज को देखने के लिए लोग इतने पैसे खर्च नहीं करेंगे, पर मैं उस घिसी पिटी चीज में मसाला मिलाता हूं जिससे लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। सब हंसकर जवेरी की जी हुजूरी करने में व्यस्त हो गए। जवेरी वहां का सबसे बड़ा नाम था और हर कोई उससे दोस्ती बनाकर रखना चाहता था। शाम को मुकाबला शुरू हो चुका था। उसके पहले चरण में सब नए लोगों का मुकाबला चल रहा था। कीर्ति और जहानवी भी घूम फिरकर वहां आए और अपने लिए जगह ढूंढने लगे। जहानवी ने कहा, कीर्ति सबसे अच्छी जगह देखना जहां से पूरा अखाड़ा साफ नजर आए। मुझे पूरी लड़ाई साफ साफ देखनी है। कीर्ति उसके जोश को देखकर बोली, आखिर तुम्हें लोगों को पित्ते देखने का कितना शौक है? वहां खून खराबा चल रहा है और तुम्हें सबसे अच्छे सीट की पड़ी है। तभी कीर्ति की नजर स्टेज के पास बैठे समीर पर पड़ी। उसने जहानवी से कहा, देख लगता है समीर की लड़ाई भी बस होने ही वाली है। चल उससे बात करके आते हैं। तभी जहानवी को बहुत ढूंढने के बाद एक अच्छी सीट मिली तो उसने साफ कहा, मैं नहीं जा रही, उसे यहाँ बुला लो। कीर्ति ने उसे देखकर चेहरा बनाया और वो खुद समीर से मिलने चली गई। समीर बहुत घबरा रहा था। शीला भी उसके करीब ही बैठी हुई थी। कीर्ति ने जाते ही पूछा, तुम्हारा नंबर कब है? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया पर शीला ने कहा, बस उसका नंबर आने ही वाला है। ये सुनकर कीर्ति ने उसे अच्छे से लड़ने के लिए कहा। समीर ने बिना देखे ही सर हिलाया और फिर वो वहां से चला गया। तभी शीला बोली, देखना मुझे लगता है कि मेरा समीर जरूर जीतेगा। वो सब बेसब्री से समीर की लड़ाई देखने लगे। समीर का प्रतिद्वंदी कद काठी में तो उसके जैसा ही था पर उसके डोले समीर से काफी अच्छे थे। वो समीर से ज्यादा ताकतवर लग रहा था। समीर भी स्टेज पर चढ़कर काफी उछल रहा था। कीर्ति को लगा जैसे वो बस लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी चाल देखकर तो कीर्ति को हंसी आ गई पर उसने शीला के सामने खुद को संभाला। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, समीर के प्रतिद्वंदी ने उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारा। समीर तुरंत नीचे गिर पड़ा। शायद उसे चक्कर आ गया क्योंकि वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और दोबारा खड़ा हुआ, पर इस बार उसे लातों की बौछार मिली। समीर बिल्कुल भी टिक कर खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसकी हालत बहुत खराब हो गई और उसका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया।
वो कभी शीला तो कभी अपने पिताजी की तरफ देख रहा था। उसमें अब रुककर सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी। आखिर में उसके प्रतिद्वंदी ने उसके छाती पर एक लात मारी और समीर आंखें बंद करके नीचे गिर गया। उसके गिरते ही कीर्ति और शीला खड़े हो गए। शीला के तो आंसू नहीं रुक रहे थे। वहीं कीर्ति भी अपने सामने इतना खून देखकर बहुत घबरा गई। कीर्ति शीला को संभालने की कोशिश कर रही थी, तभी वहां हॉस्पिटल वाले एक स्ट्रेचर लेकर आए और समीर को उसमें ले गए। ये देखकर कीर्ति के हाथ और पैर ठंडे पड़ गए। अब दूसरी लड़ाई शुरू हो चुकी थी और सब उसमें खो गए। तभी मेले से पर्दे को चीरते हुए कुछ आदमी अखाड़े में घुसे। वो सब दिखने में बिल्कुल गुंडे जैसे लग रहे थे और उनके साथ एक लंबा चौड़ा आदमी भी था। हरकत से तो वो इन सभी गुंडों का सरदार लग रहा था। वो पागलों की तरह चारों ओर देख रहा था। उसने अपने एक आदमी का काला पकड़कर कहा, ऐसे खड़ा मत रह, मुझे वो आदमी चाहिए। जा और उसे ढूंढ कर ला। वो गुंडा डर के मारे ढूंढता हुआ आगे बढ़ा। ये लंबा चौड़ा आदमी यशपाल का भाई रुद्रपाल था और वो आज यहाँ भृगु को ढूंढता हुआ आया था। उसकी आंखों में एक अजीब सा रोष था और उसके सर पर खून सवार था। वो बार बार अपने आदमियों पर चिल्लाकर उन्हें भृगु को देखने के लिए कह रहा था। उसके बगल में खड़े हुए उसके एक गुंडे ने पूछा, लेकिन रुद्र भाई, इतने लोगों में उस आदमी को कैसे ढूंढेंगे? हम ना तो उसका चेहरा पहचानते हैं और ना ही उसका नाम जानते हैं। यहाँ तो बहुत भीड़ है और वो इन सब में कहीं भी हो सकता है। क्या हम सही जगह आए हैं? रुद्रपाल ने उस गुंडे का गला पकड़ लिया। उस गुंडे की सांसें अटकने लगी और उसकी आंखें लाल हो गई। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग नीला पड़ने लग गया। तभी उसके एक दूसरे साथी ने कहा, भाई ये मर जाएगा, छोड़ दो भाई। रुद्रपाल ने उस गुंडे को छोड़ा और दूसरे को जोर का तमाचा जड़ दिया। उसने फिर कहा, ये मर जाएगा लेकिन मेरा भाई मर चुका है और उसको मारने वाला यही मौजूद है। उस आदमी तक पहुंचने के लिए ना मुझे उसकी शक्ल जाननी है और ना उसका नाम। मैं उसकी खुशबू पहचानता हूं। मेरे मरे हुए भाई के शरीर से उसकी खुशबू आ रही थी जो अब मेरे नस नस में बस चुकी है। इसलिए मैं जानता हूं कि हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। उसने आगे कहा, वैसे भी वो आदमी हरीश के साथ था और आज हरीश और उसका पूरा अखाड़ा यहाँ मौजूद है, इसलिए वो आदमी भी होगा। अब जाओ और उसे ढूंढो। उसने मन में सोच लिया था कि आज इस मुकाबले के खत्म होने से पहले वो भृगु को ढूंढकर और उसे मारकर अपने भाई की मौत का बदला लेगा। वहीं डरी हुई कीर्ति पूरे अखाड़े में पागल जैसे घूम रही थी। समीर को पिता देखकर वो अंदर से हिल चुकी थी। अब उसे बस भृगु की चिंता थी क्योंकि वो उसके करीब नहीं था। वो जगह जगह भागती हुई सबसे पूछ रही थी कि शायद किसी ने भृगु को देखा हो, पर भृगु उसे नहीं मिला। कीर्ति बहुत बेचैन हो गई थी और अब उसे शंभू काका की कही बात का मतलब समझ आया। तभी अचानक पीछे से जहानवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जहानवी के छूते ही कीर्ति और घबरा गई। उसने तुरंत पलटकर जहानवी को धक्का दिया। जहानवी भी डर गई और बोली, अरे बस मैं हूं, तुम तो मुझे ही मारने वाली थी। कीर्ति ने कहा, जहानवी, मैं भैया को तब से ढूंढ रही हूं लेकिन वो नहीं मिले। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे ना भैया को लेकर यहां से घर जाना है। जहानवी ने कीर्ति की परेशानी समझते हुए कहा, कीर्ति रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भैया तो लड़ भी नहीं रहे हैं तो वो ठीक होंगे। शायद वो भी कहीं बैठकर लड़ाई देख रहे होंगे। तुम इतनी चिंता मत करो, वो आ जाएंगे। कीर्ति नहीं मानी और बोली, नहीं तुम समझ नहीं रही हो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे भैया को ढूंढना ही पड़ेगा। तुम प्लीज मेरी मदद करो। तभी वहां बहुत शोर होने लगा और सारे लोग जोर से ताली बजाने लगे। जहानवी ने कहा, कीर्ति, शायद अगली लड़ाई शुरू होने वाली है, तो हम चलकर बैठते हैं, तुम्हारे भैया मिल जाएंगे। उसने कीर्ति का हाथ पकड़कर उसे बैठाया, पर तभी जो अगला पहलवान अखाड़े में आया उसे देखकर दोनों लड़कियां बिल्कुल स्तब्ध हो गई। एपिसोड 54, बेक ऑफ मुकाबला। उस अखाड़े में आने वाला अगला पहलवान काला राक्षस था, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह से ओह निकला। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने किसी अजूबे को देखा हो। कीर्ति और जहानवी भी उसे देखकर दंग रह गए। जहानवी ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा, कीर्ति ये क्या है, इंसान या दानव? कीर्ति ने भी बिना पलके झपकाए कहा, दानव ही लग रहा है। तभी जहानवी बोली, हाँ यार, मैं तो उस इंसान के लिए दुआ मांग रही हूँ जो इसके साथ लड़ेगा। वो बेचारा तो आज पक्का यहाँ से जिंदा घर नहीं लौटेगा। ये सुनते ही कीर्ति को फिर से भृगु की याद आ गई और वो भीड़ में अपने भाई को ढूंढने लगी। काला राक्षस अपने नाम के मुताबिक बिल्कुल एक दानव जैसा ही था। उसका कद 7 फीट के करीब होगा और उसका शरीर बहुत ही भारी था। उसे देखकर कहानियों में सुने हुए दैत्य की परछाई नजर आ रही थी। उसके बाल उसकी पीठ तक पहुंच रहे थे। उसके चेहरे पर एक गुस्से का भाव था और आंखों में खून भरा हुआ था। वो बिल्कुल चिल्लाते हुए अखाड़े में घुसा, जिसकी गूंज काफी दूर तक भी सुनाई दे रही थी। उसकी ललकार सुनकर तो भीड़ में बैठे हुए लोग तक कौंप गए थे। अपने प्रतिद्वंदी को डराने के लिए तो उसकी आवाज और आंखें ही काफी थी। उसके अखाड़े में घुसते ही कुछ पल के लिए एकदम सन्नाटा छा गया। अचानक किसी ने उसका नाम लेकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अखाड़े का बादशाह कौन है? किसी दूसरे ने कहा, अपना काला राक्षस है। बस इसके बाद ही वहां उसके नाम की लहर दौड़ पड़ी और हर तरफ गूंजने लगी। तभी काला राक्षस बोला, कौन है यहाँ का असली मर्द, उसे कहो मेरे सामने आए। किसी ने कुछ नहीं कहा। उसने आगे जोर से हंसते हुए कहा, सब भाग गए क्या? अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया है और चारों तरफ इतनी खामोशी है। चलो जल्दी से किसी को यहाँ मेरे सामने भेजो, क्योंकि मेरा शरीर पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। मुझे अपने अंदर थोड़ी गर्माहट लानी है।
इतना कहकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगा। कुछ ही देर में हरीश भी वहां पहुंच गया। वो सीधे तेजस्वी घाट अखाड़े के बाकी लोगों से मिला और उसने सभी पहलवानों को प्रोत्साहन दिया। उसके बाद उसने दानिश से अकेले में पूछा, यहाँ सब ठीक तो है? दानिश ने सर हिलाकर हाँ का इशारा किया। हरीश ने फिर काला राक्षस की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये दैत्य हर साल और भी बड़ा कैसे होता जा रहा है? ऐसा क्या खिला पिला रहे हैं जयपुर में? इतना कहते ही राक्षस ने एक ही दहाड़ में अपने विरुद्ध खड़े हुए इंसान को बुरी तरह जख्मी कर दिया। तभी दानिश ने चिंता जताते हुए हरीश से पूछा, वैसे आपको क्या लगता है कि भृगु भाई इस मुकाबले में लड़ सकेंगे? हरीश ने दानिश की आंखों में देखा और कहा, क्या तुम भूल गए हो कि इस साल हमारे हाथ में भृगु नाम का ऐसा हथियार है जो ऐसे कई राक्षसों को चीर देगा? मुझे भृगु पर पूरा भरोसा है और यही भरोसा तुम सबको भी उन पर होना चाहिए। भृगु अखाड़े में ही मौजूद था और उसने शुरू की मैदान में होने वाली हर लड़ाई देखी। यूं ही इस भीड़ भरे माहौल में चलते चलते भृगु को अपने सामने राजकुमारी दिया को देखा। वो दोनों ही इधर उधर देखकर चलते हुए आपस में टकरा गए। टकराते ही उमा पलट कर सॉरी बोलने ही वाली थी कि उसने भृगु को देखा और रुक गई। भृगु के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दिया ने खुश होते हुए कहा, अरे भृगु जी, आप यहाँ कैसे? हमारे राज्य की इस प्रथा को देखने आए हैं क्या? दिया के साथ उसकी कुछ सहेलियां भी थी। वो सब भृगु को देखने लगी। उनमें से एक ने कहा, अरे राजकुमारी, आपने हमें अपने दोस्त से नहीं मिलवाया। और वो सब इतराकर हंसने लगी, पर दिया को इस बात पर कोई हंसी नहीं आई। अपने सहेलियों को डांटते हुए राजकुमारी ने खुद से दूर जाने का आदेश दिया। तभी भृगु ने भी कहा, आपकी सहेलियों बहुत प्यारी हैं, वैसे मैं मुकाबला देखने ही आया हुआ था, लेकिन क्या आपका भी कोई सेवक इस मुकाबले में भाग लेता है? दिया ने कहा, हाँ, यूं समझो कि ये सभी मेरे सेवक हैं। दरअसल मैं यहाँ पर राज्य की शक्ति बनकर आई हूँ। मेरी ही तरह यहाँ कई और राजकुमारियां भी आई हुई हैं। दिया ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा। भृगु ने इस बात पर गौर किया कि मार धाड़ से भरा ये मुकाबला सरकार के कानूनों के खिलाफ था, लेकिन फिर भी राज्य के सभी बड़े लोग इसको सम्मान देते थे। यानी कि इस तरह के मुकाबले को गैरकानूनी नहीं माना जाता था। तभी दिया की एक सहेली वहां आ खड़ी हुई। इसने कुछ देर पहले राजकुमारी दिया की डांट नहीं सुनी थी। अब उसने आगे बढ़कर भृगु से हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम सोनिया है। तुम्हारा नाम क्या है? भृगु ने अपना नाम बताया। सहेली को यूं हंसकर भृगु से बातें करते देख दिया शर्मा गई। लेकिन सोनिया हाथ मिलाकर कुछ इधर उधर की बातें करने लगी और जल्द ही राजकुमारी और भृगु को वहीं अकेले छोड़कर चली गई। उसके जाते ही राजकुमारी ने भृगु से कहा, तो तुम्हारे फैन हर जगह बन जाते हैं। हाँ, इतना अटेंशन इस मुकाबले में मुझे भी नहीं मिला है अब तक। भृगु को दिया की बातों का पूरा मतलब नहीं समझ में आया, लेकिन तभी उसने कहा, राजकुमारी दिया, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? ये बात तो मैं समझता हूँ कि आम जनता को अक्सर किसी ना किसी चीज का मोह होता है, और खासकर इस मुकाबले जैसी किसी चीज का, लेकिन आप एक राजकुमारी होकर इस मुकाबले की शोभा क्यों बढ़ा रही हैं? क्या ये मुकाबला शांति के विरुद्ध नहीं है? राजकुमारी दिया को भृगु का सवाल अच्छा लगा, इसलिए उसने पूरी ईमानदारी से कहा, भृगु, दुनिया में पावर बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जहां आम जनता ऐसे मुकाबलों से पावर को पाने की कोशिश करती है, वहीं मेरा परिवार ऐसे मुकाबलों में शामिल होकर पावर को पाने की कोशिश करता है। आखिर में मारधाड़ जैसी चीज को सभी अपने तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्या आप भी ये बात मानते हैं? भृगु ने सर हिलाते हुए हामी भरी। वो राजकुमारी की बात से बिल्कुल सहमत था। तभी वहां पास में ही एक और लड़कियों का झुंड खड़ा हुआ था। इस झुंड में सबसे सामने थी उमा और उसके पीछे उसकी कुछ सहेलियां। उमा की एक सहेली ने राजकुमारी दिया को भृगु से बता करते देख प्रभावित होते हुए कहा, ये तो फिर तुम्हारी बेवकूफी थी कि तुमने इस जैसे लड़के को ठुकरा दिया। कपड़े उसके ठीक ठाक हैं, लेकिन वो हैंडसम है और राजकुमारी से बिना शर्माए बातें किए जा रहा है। देख पा रही हो ना तुम? उमा ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, ऐसे इंसान की बातें मेरे सामने मत करो। इसने मेरे पूरे परिवार के नाक में दम कर दिया है। जब से ये उदयपुर में आया है, इसने हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान किया है। और फिर उसकी औकात भी तो तुम देख सकती हो ना, वो कभी चाह के भी मेरे लेवल का नहीं हो सकता, फकीर कहीं का। जैसे ही राजकुमारी दिया अपने रास्ते चली गई, उमा ने भी अपनी सारी सहेलियों को वहां से भेज दिया और भृगु से बोली, ये तुच्छी हरकतें करना बंद करो। मैं देख रही थी कि तुम राजकुमारी के साथ क्या कर रहे थे, और उस दिन तुम किसी और लड़की एक साथ थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? उमा की बातें सुनते ही भृगु ने इतराते हुए कहा, तुम्हारे बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम पर इस बात का बुरा असर हो रहा है कि मैं किसी और लड़की के साथ हूँ। क्या तुम्हें जलन हुई? भृगु ने मुस्कुराते हुए कहा। उमा को और भी गुस्सा आया, क्योंकि कहीं ना कहीं भृगु की बात सही थी। उसे भृगु का यूं खुश दिखना ही पसंद नहीं आता था। ये जो तुम्हारा गुरूर है वही तुम्हें ले डूबेगा। जरूरी नहीं है कि जो भी चीज तुम कर रहे हो वो सही हो। भृगु ने तपाक से इस बता का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मेरी तो हर चीज तुम्हें गलत ही लगेगी। मेरे साथ नाइंसाफी करने के बाद भी तुम्हें मुझ में हर चीज गलत लगती है। खैर, जल्द ही किसी दिन तुम्हारा भ्रम तोड़ूंगा और उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या खोया है। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। उमा भी अपने सहेलियों को ढूंढती हुई आगे बढ़ी, पर तभी उसने एक बार पीछे पलटने का सोचा। उसने हिचकिचाते हुए पीछे देखा, पर ठीक उसी वक्त भृगु भी उमा को देखने के लिए पीछे पलटा। दोनों की नजरें मिलते ही दोनों गुस्से से आगे बढ़ गए। वहीं मुकाबला काफी तंग होता जा रहा था। जावेरी के कहने पर काला राक्षस अब तक 3 लोगों की हत्या कर चुका था और कुछ 4-5 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। मैदान के बीचों बीच खून ही खून दिख रहा था, लेकिन ये हर साल की प्रथा थी, इसलिए किसी के लिए भी ये अनोखा नहीं था।
मार दे उसको। जावेरी साहब जोश में आकर अपनी जगह से चिल्ला रहे थे और इसी के साथ काला राक्षस अपना चौथा खून कर रहा था। मुकाबला वैसे तो एक मेले के अंदर चल रहा था, लेकिन राज्य की पुलिस को खास आदेश मिले थे कि वो मैदान के बाहर ही रहे। काला राक्षस पुराना खिलाड़ी था और कई मुकाबलों का विजेता भी, लेकिन इस साल जावेरी साहब परशुराम और राक्षस को आपस में भिड़ा के ये देखना चाहते थे कि इन दोनों में से बेहतर पहलवान कौन है। इसीलिए मैदान में जल्दी ही परशुराम और काला राक्षस आमने सामने थे। वहीं कीर्ति और जाह्नवी इस खूनी खेल को देखे ही जा रहे थे। एक समय के बाद तो इस दिशा से आंखें घुमाना ही उनके लिए मुश्किल हो गया था। और सिर्फ वो दोनों ही नहीं, बल्कि यहाँ आए हर इंसान की आंख ना चाहते हुए भी मैदान में चल रहे खूनी सिलसिले पर ही टिकी हुई थी। जल्द ही परशुराम का भी हश्र बुरा हो जाता है। जावेरी साहब वैसे तो परशुराम के हारने पर काफी गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उन्हें परशुराम से बहुत उम्मीदें थी। आखिर वो जवान था और उनके अखाड़े का भविष्य उसी पे टिका हुआ था। लेकिन काला राक्षस, जो कई सालों से जावेरी साहब का खास था, वो आज भी सबसे ऊंची उड़ान भर रहा था। परशुराम और काला राक्षस के इस खेल के बाद इस मुकाबले को समाप्त ही माना जा सकता था, क्योंकि अब कोई भी अखाड़ा काला राक्षस के खिलाफ अपने किसी पहलवान को भेजने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तेजस्वी अखाड़े को तो इसी पल का इंतजार था। शुरुआत से लेकर अभी तक तेजस्वी अखाड़े का कोई भी पहलवान लड़ाई करने के लिए मैदान में नहीं उतरा था, क्योंकि हरीश सिर्फ एक ही चाल चलना चाहता था, और वो भी भृगु के साथ। लेकिन इस एन वक्त पर जब भृगु को मैदान में उतरने की जरूरत थी, तभी भृगु किसी भी तरफ दिखाई नहीं दे रहा था। दानिश, खड़े होकर क्या कर रहे हो? सभी को लेकर जाओ और भृगु भाई को अभी ढूंढ कर लाओ। ये हमारे अखाड़े के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। दानिश भी बाकी पहलवानों के साथ निकल गया, लेकिन उसे भृगु कहीं भी नहीं मिला। जब काफी देर तक कोई नहीं आया तो लोग इस मुकाबले के विजेता के रूप में काला राक्षस को एक बार फिर मेडल देने ही वाले थी। तभी हरीश अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने ऐलान किया कि कुछ देर और इंतजार किया जाए, मेरा योद्धा जल्द ही मैदान में उतरेगा काला राक्षस के खिलाफ। हरीश की इस बात को सुनकर जावेरी और उसके आसपास एक लोग हंसने लगे। सबको पूरा यकीन था कि तेजस्वी अखाड़े का कोई भी पहलवान राक्षस के सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए खेल रोक दिया गया। काला राक्षस मैदान में बैठकर अपने सारे अंक खींचने लगा और एक और इंसान को मारने के लिए खुद को तैयार करने लगा। लेकिन तभी उसे एक आंधी का एहसास हुआ। राक्षस को ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ताकतवर शक्ति उसकी तरफ बढ़ रही है। वो उठ के बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा कि आखिर उसकी तरफ कौन आ रहा है। काला राक्षस, जो कई सालों से हारा नहीं था, क्या आज उसे हार मनानी ही होगी? क्या होने वाला है मुकाबले का अंजाम और इससे कैसे बदलेगी भृगु की किस्मत? एपिसोड 55, मुकाबले का विजेता। काले राक्षस के लिए ये कोई पहला मुकाबला नहीं था। वो पहले भी कई मुकाबलों में महाबली बन चुका था। शायद यही कारण था कि उसे अपने से बड़े योद्धा का ज्ञान बिना उसे देखे ही हो गया था। वो अपने से बड़े और शक्तिशाली योद्धा को दूर से ही पहचान गया। दूर कहीं भृगु की धुंधली छवि दिख रही थी। तभी मुकाबले में एक तरह की खलबली मच गई। दूर बैठे जावेरी साहब ने देखा कि कोई शक्ति उनके पहलवान की तरफ दौड़ती हुई आ रही है। काला राक्षस भी ये देख चुका था और अपनी जगह पर अपने पैर गाड़कर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। तभी वो काली परछाई जो दौड़ते हुए राक्षस की तरफ आ रही थी, वो मैदान के बीचों बीच रुक गई और उसने गुर्राते हुए अपनी ऊंची आवाज में कुछ कहा। ये आवाज पूरे मैदान में बिना माइक के ही गूंजने लगी। कहा है वो काये जिसने झील के किनारे मेरे छोटे भाई की लाश बहा दी। मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं, सामने आओ काये कहीं के। अब यहाँ मौजूद सभी की नजर इस धुएंधार आदमी के ऊपर थी, जो यहाँ मैदान के बीचों बीच किसी बदले की उम्मीद लेकर आया था। रुद्रपाल अपने भाई का बदला लेने के लिए उतावला हो बैठा था। वो अपने आप में एक महान पहलवान था और अक्सर ऐसे मुकाबले में आए हुए पहलवान उसे अपने कद से नीचे के लगते थे, इसलिए वो मुकाबले के अंत का इंतजार करना नहीं चाहता था। मेरा छोटा भाई एक बहुत बड़ा पहलवान था, लेकिन वो अकेला था और तेजस्वी अखाड़े के किसी पहलवान ने मौके का फायदा उठाकर मेरे भाई के साथ नाइंसाफी की। लेकिन हर नाइंसाफी की सजा मिलती है और आज इस मैदान में मेरे भाई के कातिल को भी सजा मिलेगी। रुद्रपाल की बातें सुनकर चारों तरफ लोग हैरान हो रहे थे, क्योंकि ना किसी को यशपाल के मौत के बारे में पता था और ना ही किसी को इस बात की कोई कद थी। इस राज्य में आए दिन लोग मारे जाते हैं, लेकिन हरीश का चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया था। उसके माथे की लकीरें बता रही थी कि उसका शरीर अब भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया था कि वो रुद्रपाल जैसे पहलवान का सामना कर पाए। हरीश ने कभी नहीं सोचा था कि यशपाल के पीछे खड़ा कोई भी इंसान इस मुकाबले में आ खड़ा होगा। लेकिन जल्द ही रुद्रपाल को जवाब देने वाला मैदान में आ खड़ा हुआ। भृगु बहुत देर से एक कोने में खड़ा हुआ रुद्रपाल की बातें सुन रहा था और अपने दुश्मन की आंखों का गुस्सा देखकर भृगु पहले ही समझ गया था कि ये आदमी अपना बदला लिए बिना इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। कौन है वो जो चुपके से वार करना जानता है, लेकिन अब अपना चेहरा दिखाने से कतरा रहा है? यशपाल ने एक बार फिर ललकारा और पलटकर काले राक्षस की तरफ देखा। लेकिन जावेरी साहब के एक इशारे से राक्षस अपनी जगह से पीछे हट गया और मैदान से बाहर निकल आया। रुद्रपाल के आंखों का रौद्र रूप देखकर सिर्फ राक्षस ही नहीं बल्कि कई लोग पीछे हट गए। लेकिन भृगु ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने कुछ और कदम मैदान के अंदर लिए। ये बहुत अजीबोगरीब बात थी कि भृगु ने आज अपने चेहरे पर एक सुनहरे रंग का मास्क पहना हुआ था। वहां खड़े हुए सभी लोग अब सुनहरा मास्क पहने हुए पहलवान को देख पा रहे थे, जो मैदान के अंदर तीव्रता से घुसता जा रहा था। मैंने मारा है यशपाल को, और कायरों की तरह नहीं, बल्कि उसे मारने के लिए मुझे ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ा था। भृगु के हर एक शब्द में एक ललकार थी। वहीं कोने में बैठे हुए हरीश ने अपनी जगह पर खड़े होकर कहा, उस्ताद।
वो भरिगु को उस्ताद की पदवी दे चुका था और इसलिए उसकी बड़ी चिंता कर रहा था। आखिर ये लड़ाई थी तो हरीश की ही। लेकिन भृगु के कॉन्फिडेंस को देखकर और उसकी पर्सनालिटी को याद करके हरीश भी चुपचाप बैठ गया और ये समझ गया कि इस वक्त चिंता रुद्रपाल को करनी चाहिए। दानिश भी घबराते हुए हरीश के पास आया। भाई, मैंने इसको उलझाए रखने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था, लेकिन ये हमारे लड़कों के हाथ नहीं आया। पर दानिश की भी नजर सामने मैदान पर टिकी हुई थी, जहां अब भृगु और रुद्रपाल एक दूसरे के एकदम करीब पहुंच गए थे। तुझमें बड़ा दम है, लेकिन फिर भी मुंह छुपाकर आ रहा है। तेरी बचकानी बातों से ही मैं समझ गया था कि तू कोई बच्चा है जिसे नहीं पता कि वो आज मरने वाला है। भृगु ने भी विचलित ना होते हुए कहा, तेरी भाई को भी मैंने एक मौका दिया था, लेकिन उसने मौके को गंवाना बेहतर समझा था। क्या तुम भी यहाँ ऐसा ही कुछ करने आए हो? जब रुद्रपाल जोर से हंसने लगा तो भृगु ने फिर से कहा, अब भी समय है, तुम यहाँ से चुपचाप जा सकते हो। यहाँ का खेल एक बार फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन इस आखिरी मौके के बाद मैं भी तुम्हें एक और मौका नहीं दूंगा। भृगु की हर बात के साथ ही रुद्रपाल की हंसी और जोर से मैदान में गूंजने लगी थी। उसने अब भृगु के पास जाते हुए कहा, अच्छा तो तुझे लग रहा है कि यहाँ आज तू मुझे हराने वाला है। मैदान में दूर दूर तक खड़े हुए लोग अब पूरे उत्साह के साथ देखने लगे थे कि मैदान के बीच इन दो पहलवानों के बीच आखिर कौन जीतने वाला है। इसी भीड़ में जाह्नवी और कीर्ति भी खड़े हुए थे और उन दोनों ने भी बाकियों की ही तरह रुद्रपाल की भयंकर ललकार को सुना हुआ था। जाह्नवी ने अब उत्साह से कीर्ति से कहा, वो सुनहरे मास्क वाला आदमी ना जाने क्यों जाना पहचाना लग रहा है ना कीर्ति? कीर्ति ने भी उचकते हुए और जाह्नवी से दूरबीन छीनते हुए मैदान की ओर देखा तो उसने एक लंबे से जवान लड़के को मास्क पहने हुए देखा। हाँ, जाना पहचाना तो लग रहा है, कहीं ये मेरे कॉलेज का कोई लड़का तो नहीं है, समीर की तरह। जाह्नवी ने अब दूरबीन ली और देखते हुए कहा, नहीं, तेरे कॉलेज का होता तो उसे मैं क्यों पहचानती भला? ये कोई ऐसा हो सकता है जिसे हम दोनों जानते हैं? तेरे कहने का मतलब है ये इंसान हमारे ऑफिस से है? जाह्नवी ने कहा, हो सकता है, वैसे अगर ये पहलवानी करने के लिए नहीं उतरा होता तो मैं एक पल के लिए कहती कि ये तेरा भाई भृगु भी हो सकता है। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए जाह्नवी के बाहों को कस के पकड़ा, तुझे तो हर जगह सिर्फ मेरे भैया ही दिखते हैं। जाह्नवी ने मुस्कुराते हुए कहा, और नहीं तो क्या? लेकिन कीर्ति, मैदान में खड़ा आदमी काफी हिम्मत वाला है, देखा है उसके अंदर कितना तेज है, और शायद वो बहुत सालों से पहलवानी भी कर रहा होगा, तो हाँ, चाह के भी ये तुम्हारे भैया तो नहीं हो सकते हैं। तभी दूर बैठे जावेरी साहब ने उठकर अपनी बुलंद आवाज में कहा, तुम दोनों को आपसी बातें घर पर सुलझानी चाहिए, यहाँ एक मुकाबला हो रहा है। लोग राज्य भर से ही नहीं, देश विदेश से भी आए हुए हैं, हमारा वक्त जाया मत करो, तुम दोनों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। ये सुनकर बाकी की भी जनता उत्साहित हो गई, उन्हें एक लड़ाई देखनी थी, लेकिन कई देर से धमकियों का ही मौसम चले जा रहा था। लेकिन रुद्रपाल और भृगु पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि बहुत ही जल्द यहाँ एक खतरनाक लड़ाई होने वाली थी। रुद्रपाल ने भृगु से एक आखिरी बात कही, तुम अगर इसी वक्त अपनी गलती की माफी मांग लो लड़के, तो मैं तुमसे एक वादा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे मरे हुए शरीर को एक ही हिस्से में दफना दूंगा। लेकिन भृगु ने साफ साफ अपनी बात कह डाली, इतनी बातें वही करते हैं जिन्हें अपना काम करना नहीं आता है। अब हम धमकी देना बंद कर सकते हैं और अपने बीच का मामला यहीं सुलझा सकते हैं। इसी के साथ रुद्रपाल ने एक भयंकर आवाज निकालते हुए भृगु पर हमला कर डाला। लेकिन भृगु का शरीर मोम की तरह ढल जाने वाला शरीर था। एक ही झटके में उसने अपने शरीर को कुछ इस तरह मोड़ा कि रुद्रपाल के हाथ हवा को छूकर निकल गए। दोनों के बीच हाथापाई देखकर जनता में एक बार फिर उत्साह आ गया। वो जोर से चिल्लाने लगे और माहौल को और दोनों खिलाड़ियों को और उत्तेजित करने लगे। अगले कुछ ही पलों में भृगु ने अपने शास्त्रों में सीखी हुई सारी तकनीकों को एक ही मुक्के में लगाया, जो बुलेट ट्रेन की तरह जाकर रुद्रपाल के छाती में लगी और रुद्रपाल एक ही पल में दूर जमीन पर जा गिरा। उसका शरीर बुरी तरह तिलमिला उठा और उसके मुंह से खून की बौछार भी हुई। देखने वाले लोग विश्वास नहीं कर सकते थे कि उनके आंखों के सामने अभी अभी आखिर हुआ क्या। वहीं काला राक्षस जानता था कि रुद्रपाल कितना अच्छा और ताकतवर पहलवान है, लेकिन यूं दूर तक उसे उड़कर जाते देख राक्षस ने भी अपनी नजर सुनहरे मास्क वाले इंसान पर टिकाए। आखिर ये कौन था जो अचानक ही मुकाबले में आ बैठा था, लेकिन फिर भी यहाँ मौजूद किसी भी पहलवान से कई ज्यादा ताकतवर था। गैलरी में बैठे जयपुर के बड़े स्पॉन्सर और यहाँ वहां से आए बड़े लोग हैरानी से देखने लगे, क्योंकि बहुत देर से चल रहे इस मुकाबले में अब तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। ये एक अलग ही श्रेणी का धुरंधर उन्हें देखने को मिला था। वहीं रुद्रपाल अपनी जगह पर उठ के खड़ा भी नहीं हो पाया, लेकिन भृगु उसके पास जाकर बोला, चलो उठो, तुम में अब भी और जान बची हुआ है पहलवान। लेकिन रुद्रपाल को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उसकी हालत असल में अब कैसी हो रखी थी। उसके कानों से भी अब खून बहने लगा था। वहीं उसके सामने खड़ा इंसान अपनी जगह पर टिका हुआ था। रुद्रपाल की अपनी जगह पर खड़े हो पाने की भी हिम्मत नहीं हुई। तभी मुकाबले को देखने आए लोग किसी अलग ही उत्साह से शोर मचाने लगे। ये साफ था कि इनमें से किसी ने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था जहां एक पहलवान ने एक ही मौके में अपने विरुद्ध खड़े इंसान को चित करा दिया हो। जनता पागल होकर हल्ला गुल्ला करने लगी। कोई शहनाई बजा रहा था तो कोई ढोल पीट रहा था। किसी रिफरी के ना होने के बावजूद जनता ने खुद ही तय कर लिया था कि मैदान में हो रहा मुकाबला खत्म हो चुका है और सुनहरा मास्क पहना हुआ इंसान आज का विजेता है। जावेरी और उसके आसपास के सभी बड़े लोग भी उतने ही चौंक गए थे, पहले भृगु की मार देखकर और फिर जनता की हौसला देखकर। सुनहरे मास्क वाले इंसान की इज्जत जावेरी के मन में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी।
एक तरफ उसके पास राक्षस जैसे पहलवान थे जो अपने आप में असाधारण थे और जिनके बलबूते पर वो हर साल जीतता आया था, दूसरी तरफ सुनहरे मास्क वाला पहलवान था जो एक ही पल में इन सब के सामने किसी भगवान की तरह बन गया था। जावेरी ने हरीश को एक कोने में देखा और पूछा, हरीश, तुम इस आदमी को उस्ताद बुला रहे थे, क्या तुम इसे जानते हो? हरीश ने मुस्कुराते हुए गर्व से भृगु की तरफ देखा और कहा, हाँ हम इन्हें जानते हैं, ये हमारे उस्ताद हैं और इनका लेना देना सिर्फ तेजस्वी अखाड़े से है। जावेरी और हरीश के बीच की बातों को सुनकर कई बड़े अमीर लोग आकर हरीश को घेरने लगे। सभी को सुनहरे मास्क वाले इस उस्ताद का साथ चाहिए था। भाई हरीश, तुम्हें जयपुर आना चाहिए और हमारे अखाड़े को देखना चाहिए, ये बहुत ही आधुनिक तरीकों से बना हुआ है, देश का सबसे बेहतरीन अखाड़ा है। हाँ वो ठीक है, लेकिन हरीश तुम मुझे बताओ, तेजस्वी अखाड़े की बेहतरी के लिए तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? यूं ही हरीश कई लोगों से तारीफ बटोरता जा रहा था। मुकाबले का अंत इसी पल तय किया गया और ये तय था कि भृगु या यूं कहो कि सुनहरे मास्क वाला पहलवान ही विजेता था। इस बार तेजस्वी अखाड़े को यह सम्मान कई सालों के बाद मिला था। हरीश ने ट्रॉफी ले ली, लेकिन भीड़ के छत्ते ही भृगु सीधा कीर्ति को ढूंढते हुए भीड़ के बीच घुस गया। एपिसोड 56, नया उस्ताद कौन है? मुकाबला खत्म हो चुका था और कीर्ति भी भीड़ में अपने भृगु भैया को ढूंढ रही थी। तो तुम दोनों यहाँ हो? पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, भृगु ने हंसते हुए कहा जब उसे कीर्ति और जाह्नवी एक पानी के नल के पास मिले। सच में तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मतलब हमें, जाह्नवी ने दबी आवाज में कहा। भृगु को अक्सर जाह्नवी की दबी हुई बातों का मतलब नहीं समझ में आता था, इसलिए वो उलझा हुआ अपनी बहन को देखने लगता है। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ तुमने उस सुनहरे मास्क वाले इंसान को देखा क्या? जाह्नवी भृगु से हो रही बातों का सिलसिला तोड़ना नहीं चाहती थी। भृगु ने उत्साह जताते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, इस मैदान में किसने उस आदमी को नहीं देखा? जाह्नवी ने अपनी जांच जारी रखी, लेकिन हमें तो वो आदमी बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा था। देखो अगर तुम्हें अपने बारे में कोई सच्चाई बतानी हो तो तुम हमें बता सकते हो। जाह्नवी खुद ही अपनी बात कहते हुए हंसने लगी और कीर्ति ने भी अब हंसना शुरू कर दिया। भृगु भी हंसा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। कुछ ही देर में वो तीनों होटल के कमरे में बैठे हुए थे। जाह्नवी और कीर्ति दोनों ही आज बेहद खुश थे। उन्होंने एक बहुत ही उत्साहजनक मुकाबला देखा था, वो भी जिंदगी में पहली बार। कीर्ति तो अपने घर से इतना दूर आकर आज पहली बार ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वो सच में बड़ी हो गई हो। अब भृगु के सामने एक गिलास को भरते हुए कीर्ति ने कहा, देखी भैया, आज हमने मेले से ये शरबत लिया है, पीकर बताइए कैसा है। भृगु को शरबत पीकर खूब अच्छा लगा। शरबत का टेस्ट तो अच्छा था ही, साथ ही कीर्ति के प्यार और अपनेपन की महक भी उसमें बसी हुई थी। वहीं होटल के एक दूसरे कमरे में लोग अभी भी हरीश को घेर कर खड़े थे। तिवारी साहब ने आकर हरीश से कहा, देखो हरीश, ये बोतल एक हफ्ते पहले ही अमेरिका से आया है, मेरे भांजे ने मुझे दिया है। आज मुकाबला खत्म होने के जश्न में मैं ये शराब तुम्हें पिलाना चाहूंगा और तुम्हारे उस उस्ताद को भी, जो आज के स्टार हैं। वैसे हैं कहाँ वो? हम सब उन्हीं से मिलने के इंतजार में हैं। लेकिन हरीश ने अपनी तंग आवाज में कह दिया, तिवारी साहब, हमारे उस्ताद इन चीजों में दिलचस्पी नहीं रखते। मैं आपकी मदद जरूर करना चाहूंगा, लेकिन ये मेरे बस में बिल्कुल भी नहीं है। आप तो समझते होंगे कि जो महान होता है उसका अपना ही मन होता है। वहीं भृगु किसी तरह से जाह्नवी और कीर्ति के कमरे से बाहर निकलता है और कॉरिडोर में खड़े होकर एक चैन की सांस लेता है। यूं अपनी सच्चाई अपनों से छुपाए रखना भृगु को अच्छा नहीं लग रहा था, पर अपने परिवार को वो अपने दूसरे कामों में उलझाना नहीं चाहता था। तभी कुछ लड़कियां एकदम से भृगु के पीछे खिलखिलाने लगी। जब उसने पलट के देखा तो पाया कि कुछ हंसी और जवान लड़कियां उसे शर्माते हुए घूर रही हैं। आप वही पहलवान हो ना, आज के मुकाबले में जिसने सुनहरे रंग का मास्क पहना था? भृगु ने बिना घबराते हुए कहा, नहीं वो मैं नहीं हूं, माफ कीजिएगा। तो फिर तुम वो नहीं हो जिसने एक ही पंच में उस मोटे को मार गिराया? भृगु ने एक बार फिर सर हिलाते हुए कहा, नहीं, वो कोई और होगा। लेकिन भृगु के ऐसा कहने पर भी लड़कियां संतुष्ट नहीं थी और वो वहीं खड़ी होकर भृगु को देखती रही, कुछ इस तरह की भृगु ने खुद ही वहां से जाना बेहतर समझा। शर्माते हुए भृगु के गाल लाल हो गए थे। जब वो हरीश के कमरे के बाहर पहुंचा, वो उन लड़कियों के झुंड को पीछे छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था जो पिछले 2 कॉरिडोर से उसके पीछे ही आती जा रही थी। नॉक सुनकर दानिश ने दरवाजे को खोला और फिर खुश होकर भृगु को कमरे के अंदर तो बुला लिया, लेकिन उसे अंदर आते हुए देखकर कमरे में मौजूद सभी विप लोग बहुत उत्साहित हो गए। इसलिए दानिश ने भृगु को कमरे के दरवाजे के पास ही रोका। अब हरीश खुद उठकर भृगु के पास आया और उसने भृगु के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, शुक्रिया उस्ताद, अगर आज आप नहीं होते तो वो आदमी हमारे अखाड़े का नाम खूब मिट्टी में मिला देता। पर भृगु ने हरीश को चेतावनी देते हुए होशियार करवाया, हरीश भाई, मुझे नहीं लगता है कि ये मामला पूरी तरह से अब भी सुलझा है। यशपाल के गांव पर आपको नजर रखनी चाहिए और उसके गैंग से सतर्क भी हो जाना चाहिए। हरीश ने भृगु की बता सुनते ही दानिश को कहा, जाओ किसी आदमी को इस काम पर लगवा दो। और फिर हरीश ने पलटकर भृगु को भी एक चेतावनी दे दी, आपसे मिलने के लिए यहाँ मौजूद हर इंसान बहुत उतावला हो गया है, क्या आप इनसे मिलना चाहेंगे? पर भृगु पहले ही उत्साहित हो गया था, ये मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्यों, मैं तो इनको जानता तक नहीं। पर हरीश ने दबी आवाज में उससे कहा, आपके किए हुए कारनामे से आज ये सब डर गए हैं। इतने में ही जावेरी साहब और कुछ और लोग भी उठकर भृगु के पास आ गए, तो आप ही हैं वो जिन्होंने आज एक मास्क के पीछे छिपकर करिश्मा ही कर दिया। आइए जनाब, आपका ही इंतजार था।
ये देखिए, आप ही के सत्कार में ये देसी खाना और विदेशी शराब हमने सजा रखा है। भृगु किसी के साथ नहीं बल्कि अकेला अपनी ही मौज में चलकर कमरे के बीचों बीच आया। उसने चारों तरफ सजा हुआ भव्य आयोजन देखा। वहीं कमरे में मौजूद बाकी लोग ये देख रहे थे कि सुनहरे मास्क के पीछे का आदमी कितना जवान है। उन्हें लगा ये उस्ताद कोई भारी भरकम इंसान होगा। उसकी विद्या को देखकर कोई भी ये कह सकता था कि इसमें सालों की तपस्या और ज्ञान छुपा हुआ है। काला राक्षस भी इसी कमरे में था और जावेरी साहब के एक इशारे पर उसने पास पड़े एक कीमती गिलास में विदेशी शराब भरकर भृगु के सामने पेश किया, लेकिन उसके दिल में भृगु के लिए बहुत सारा डर भरा हुआ था। अपने आप को महाशक्तिशाली मानने वाला ये पहलवान आज भृगु के सामने खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। हरीश ने अब जोर से कहा, उस्ताद, इस कमरे में मौजूद हर इंसान जयपुर या राज्य के दूसरे क्षेत्रों से आए हुए धनवान लोग हैं। इन्हीं के इशारों पर आज का मुकाबला इतना बड़ा हो चुका है। भृगु अब कमरे में मौजूद हर इंसान से एक बार आंख मिला चुका था। देखते ही देखते वो पास में रखे एक चेयर पर शान से बैठ गया और बाकी के सभी लोग भी उसके आसपास आ जमा हुए। भृगु ने विदेशी शराब का एक घूंट पीते ही कहा, आह, ये अच्छा है। आप सब ये मेरे लिए लाए हैं, इसके लिए धन्यवाद। भृगु के बात करते ही कमरे में सन्नाटा छा गया था। सभी लोग एकटक उसकी बातें सुनने में लगे हुए थे। किसी ने भी उसे रोकने या टोकने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद भृगु एक ही बार में गिलास में मौजूद सारी शराब गटक गया और फिर उसने कहा, इज्जत देना अच्छी बात है, लेकिन आप सब से मुझे सिर्फ इज्जत नहीं चाहिए। तेजस्वी अखाड़ा मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी बढ़ोतरी के लिए ही मैं अपना समय दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस अखाड़े से निकलने वाला हर एक पहलवान इस राज्य का नाम रोशन जरूर करेगा। आप सब तो बहुत बड़े लोग हैं, तो फिर उम्मीद करता हूँ कि तेजस्वी अखाड़े की बेहतरी ने आप सबका हाथ जरूर रहेगा। कमरे में मौजूद सभी लोग धीमे से हामी भरने लगे, लेकिन किसी ने भी खुलकर कोई बात नहीं की। तब जाकर हरीश भृगु के सामने आया और उसने कहा, तेजस्वी अखाड़ा एक छोटा अखाड़ा है उस्ताद। हमारे सामने कई मुश्किलें हैं और हम सिर्फ अखाड़े का ही नहीं बल्कि पूरे उदयपुर का हित चाहते हैं। ये कहते हुए हरीश का चेहरे पर एक दुखी मुस्कान आ गई थी। कमरे का माहौल काफी उत्साह भरा तो पहले से ही था, लेकिन तभी भृगु के हाथ में रखा गिलास एकदम से चूर चूर हो गया। सभी को पता था कि ये भृगु के गुस्से ने कर दिया था। गिलास के टुकड़े शोर करते हुए अब नीचे गिर चुके थे। कमरे का उत्साह और बढ़ गया। हरीश भाई, अगर तेजस्वी अखाड़े के रास्ते में कोई भी आया तो ये मसला मैं खुद देखूंगा। इस गिलास की ही तरह हमारे विरुद्ध आने वाले इंसान का भी हश्र अच्छा नहीं होगा। कमरे में मौजूद सभी विप लोग अब एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें उत्साह के साथ साथ कमरे में मौजूद डर का भी एहसास हो रहा था। उनमें से कुछ अब सुर मिलाने लगे और उन्होंने कहा, सही कहा उस्ताद, अगर आज के बाद किसी ने भी तेजस्वी अखाड़े से सामने टिकने की कोशिश की तो वो हमारा भी दुश्मन होगा। इसी के साथ कमरे में बैठे सभी लोग उत्साह से एक आवाज निकालने लगे। ये आवाज जीत की ध्वनि जैसी थी। हरीश और दानिश ने एक दूसरे को देखा और समझा कि आज से उनके अखाड़े के सितारे बुलंद हो गए हैं। रात गहरी होने लगी थी, लेकिन कीर्ति और जाह्नवी को ढूंढता हुआ भृगु होटल के छत पर जा पहुंचा। यहाँ पर एक तरफ संगीत बज रहा था तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग धीमे से नाच रहे थे। लड़के लड़कियों को निहार रहे थे और उनकी कमर को पकड़ के उन्हें सहला रहे थे। भृगु के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी कि तभी उसने जाह्नवी और कीर्ति को दूर एक टेबल पर बैठे हुए देखा। दोनों ही लड़कियां बेहद खुश दिख रही थी और पास ही खड़े एक छोटे बच्चे के बलून के साथ खेल रही थी। कितनी भोली लग रही थी वो दोनों। भृगु के मार धाड़ वाली जिंदगी से अनजान और सुरक्षित। भृगु जहां खड़ा था वहीं खड़े हुए उन दोनों को दूर से देखने लगा, खासकर कीर्ति को, जो इस वक्त किसी छोटी बच्ची की तरह इधर से उधर फुदक रही थी। भृगु ने यूं अपनेपन से शायद कभी किसी को नहीं देखा था। तभी तिवारी साहब, जो कि जयपुर से आए एक व्यापारी थे, वो चलते हुए यूं ही भृगु के पास आकर रुक गए। भृगु की नजर को पहचान कर तिवारी साहब अपनी शराब की बोतल के साथ वहीं भृगु के बगल में बैठ गए और उन्होंने कहा, यूं ही दूर से क्या देख रहे हो बरखुरदार, तुम आज के मुकाबले के चैंपियन हो। तुम जिसे चाहो वो लड़की तुम्हारे बिस्तर में आ जाएगी और तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, समझे ना। अरे हम किस काम के हैं। भृगु पहले तो तिवारी साहब की पूरी बात नहीं समझा, लेकिन जल्द ही उसने देखा कि तिवारी साहब के इशारे पर एक गुंडा कीर्ति और जाह्नवी की तरफ बढ़ने लगा था। भृगु ने एक ही पल में उठकर उस गुंडे का रास्ता रोका और फिर उसे ऐसी निगाहों से देखा जैसे उसके सर पर खून सवार हो। तिवारी साहब भी डर के उठ खड़े हुए। अरे क्या हुआ उस्ताद, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपके ही भले के लिए ऐसा कह रहा था। भृगु ने कॉलर पकड़ के भेजे हुए गुंडे को नीचे पटका और फिर चलकर तिवारी साहब के पास आया। मैंने समझा था कि आपका बहुत नाम है, आप जयपुर से आए हुए महारथी हैं, लेकिन आपका भी ऐसा व्यवहार है, जान के बहुत बुरा लगा। आज से आप और मैं कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और हाँ, वो लड़कियां, अगर उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचा तो आप दुनिया या देश के जिस भी कोने में होंगे, मैं वहां से आपको ढूंढ निकालूंगा और फिर आपका हश्र रुद्रपाल से भी ज्यादा बुरा होगा। इस धमकी से तिवारी साहब की रूह कांप गई थी। उन्हें तुरंत ही समझ में आ गया कि उन्होंने एक बहुत ही गलत साज को छेड़ दिया था। वहीं भृगु का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। एपिसोड 57, नई दोस्ती की शुरुआत। तिवारी साहब की आवाज कांपने लग गई। उन्हें लगा था कि वो भृगु के साथ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके उसे पटा लेंगे, पर यहाँ तो उनकी चाल उन पर ही भारी पड़ गई। भृगु उन्हें बहुत ही गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था। ये देखकर तिवारी साहब ने शराब का गिलास नीचे रखा और अपने हाथ जोड़े। उन्होंने कहा, उस्ताद, मेरा आपको रुष्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। मुझे तो लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद आप थक चुके होंगे।
इसलिए मैं तो बस आपके मनोरंजन के बारे में सोच रहा था। पर अगर आपको ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं दूसरी और लड़कियों का भी इंतजाम कर सकता हूँ। वो इन लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर होंगी। भृगु अब खुद को और नहीं संभाल पाया। उसने तिवारी साहब का कॉलर पकड़ लिया। तिवारी साहब का गला सूख गया। उन्हें लगा कि काश वो यहाँ से भाग पाते। उन्हें पता था कि भृगु उनके साथ क्या कर सकता है, इसलिए वो बस मन में अपने जान की दुआ मांग रहे थे। तभी हरीश वहां आया। उसने भृगु और तिवारी साहब को उस हाल में देखा तो वो भागकर उनके पास पहुंचा। उसने भृगु की ओर देखकर कहा, अरे उस्ताद, क्या हुआ? इन्होंने क्या कहा? भृगु की आंखों में आक्रोश भरा हुआ था, जिसे देखकर खुद हरीश भी घबरा गया। उसने तिवारी साहब की ओर देखते हुए पूछा, अरे आपने क्या कर दिया तिवारी साहब? ये उस्ताद को इतना गुस्सा क्यों ना गया? तिवारी साहब ने घबराई हुई आंखों से हरीश को देखा और कहा, अरे मैं तो बस इनके हित के बारे में सोच रहा था। इसलिए मैंने कहा कि अगर ये थक गए हैं तो मैं उस थकान को मिटाने का इंतजाम कर सकता हूँ। पता नहीं इन्होंने इसी बात पर मेरा कॉलर पकड़ लिया। हरीश ने इधर उधर देखा, तब उसे जहानवी और कीर्ति नजर आए। उसने फिर तिवारी साहब से कहा, आपको पता भी है कि आपने किसकी ओर इशारा किया है? वो उस्ताद के खास जानने वाले लोग हैं तिवारी जी। आप ऐसे किसी के भी बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कैसे सोच सकते हैं? कुछ तो लिहाज कीजिए। ये सुनते ही तिवारी साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत ही भृगु से कहा, उस्ताद मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी। और वैसे भी हरीश भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे बिना सोचे समझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप कहे तो मैं अभी जाकर उन दोनों से भी माफी मांग लेता हूँ। भृगु अभी भी गुस्से में ही था। उसने अपनी उंगली तिवारी साहब के चेहरे के सामने रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, जहां हो वहीं बैठे रहो। उनके पास जाने की सोचना भी नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तिवारी साहब को इस बात पे कोई शक नहीं था। वो भृगु की हद देख चुके थे और वो उसे परखना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है उस्ताद जी, आप जैसा कहेंगे ठीक वैसा ही होगा। मैंने आपको समझने में गलती कर दी। मुझे लगा आप भी आम पहलवानों के जैसे हैं और शायद आपके भी ऐसे शौक होंगे। पर मैं गलत था, क्योंकि आप सबसे अलग हैं। अब तक तो मैं आपके कौशल और आपकी ताकत का कायल था, लेकिन अब मेरी नजरों में आपकी इज्जत और भी बढ़ गई है। तिवारी साहब की आंखों में सच्चाई थी। वो वाकई में भृगु को ऐसे गुस्सा दिलाकर खुद से निराश थे। भृगु ने भी इस बात को देखा और समझा। इसलिए उसने कहा, ठीक है, आगे से आप इस बात का ध्यान रखना। और मुझे भी थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने हाथ उठाया। तिवारी साहब ने कहा, उस्ताद जी, ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है। मैंने गलती की है तो आपका बोलना जायज़ है। मैंने आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना है, बल्कि मुझे यही उम्मीद है कि मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तभी वहां मौजूद हरीश ने भी कहा, यही तो हमारी अच्छी किस्मत है कि उस्ताद जी हमारे बीच में हैं। उन्हें पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया है। मैं तो हमेशा उस पल को याद करता हूं जब इन्होंने मेरी जान बचाकर मुझे जिंदगी भर के लिए अपना कर्जदार बना दिया। भृगु को अपनी इतनी तारीफ सुनकर बहुत अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, इसलिए वो वहां से निकलकर कीर्ति के पास गया। कीर्ति अब भी बगल में बैठे हुए एक छोटे बच्चे के साथ खेल रही थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर भृगु भी अपने गुस्से को भूल गया। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं क्या? कीर्ति ने अपनी हंसी को संभालते हुए कहा, हाँ भैया, देखो ना ये कितने मासूम होते हैं। ना दिल में कोई मैल, ना कोई दोगलापन। और ये बच्चा तो तब से मेरे साथ इतना खेल रहा है। आपको पता है, मुझे तो अपना बचपन कुछ ज्यादा याद नहीं है, पर इस बच्चे को उसके माता पिता के साथ देखकर लगा कि शायद मेरे माँ बाप भी मुझसे ऐसे ही प्यार करते होंगे। अब असलियत तो पता नहीं है, पर दिल को दिलासा देने के लिए ये ख्याल अच्छा है। कम से कम ऐसा सोचकर मैं इस पल में तो खुश हूँ। भृगु कीर्ति के दिल की बात समझ सकता था। आखिर उसे भी ऐसे ही ख्याल सताते रहते हैं। वो भी अक्सर यही सोचता है कि आज अगर उसके माँ बाप जिंदा होते तो उसकी जिंदगी कैसी होती। इसलिए उसने कीर्ति को दिलासा देते हुए कहा, अरे तू ऐसा क्यों सोच रही है? मैं और शंभू काका हमेशा तेरे साथ हैं और तेरी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आखिर तू हमारी सबसे लाडली है। ये सुनकर कुछ पल के लिए भृगु और कीर्ति एक दूसरे को देखकर काफी भावुक हो गए। तभी जहानवी ने उनके बीच आकर कहा, ये थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया। हम यहाँ घूमने और मजे करने आए हैं, इसलिए ये रोना धोना और दुखी बातें बंद करो। कीर्ति मुस्कुराए और बोली, ओक माम, तो तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए। जहानवी ने कहा, तुम्हारे भैया को हमें यहाँ घुमाना चाहिए। ये सुनते ही कीर्ति भी झट से बोल पड़ी, हाँ भैया, मुझे आपसे ये शिकायत है। जब से हम यहाँ आए हैं बस अकेले ही इधर उधर घूम रहे हैं। आप तो पूरे वक्त सिर्फ गायब ही रहे हो। हम यहाँ साथ में आए थे, लेकिन आप एक बार भी हमारे साथ कहीं नहीं निकले हो। इस पर जहानवी ने भी कहा, ओए नहीं तो क्या, अनजान से शहर में आपने 2 लड़कियों को अकेले छोड़ दिया। अगर हमें कुछ हो जाता या हम कहीं खो जाते तो? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जहानवी की आंखों में एक मस्ती थी और वो भृगु को डांटते हुए भी दबे होठों से मुस्कुरा रही थी। भृगु इस बात को जानता था, पर वो मजबूर था। लेकिन अब मुकाबला खत्म हो चुका था तो अब उसके पास समय था। उसने कहा, ठीक है, मैंने तुम दोनों को परेशान किया है तो अब मैं ही उसकी भरपाई करूंगा। बताओ क्या करना है। कीर्ति जहानवी को देखने लगी और दोनों ने मुस्कुराकर एक साथ कहा, कुल्फी। भृगु ने चौंकते हुए पूछा, क्या? कीर्ति ने बताया, भैया हमें पता चला है कि यहाँ एक कुल्फी फालूदा वाला बहुत ही लाजवाब कुल्फी बनाता है, तो हम दोनों को वहां जाना है और अब आप हमें ले चलोगे।
भरिगु ने कहा, लेकिन उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? हम इतने बड़े होटल में हैं तो आइसक्रीम यहाँ भी मिल जाएगी। तुम वो खा लो। ये सुनते ही जाह्नवी ने कीर्ति से कहा, तू अपने भाई की तारीफ करते हुए थकती नहीं है और उनको देख, तेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर रहे हैं। उसने फिर भरिगु से कहा, हमें आइसक्रीम नहीं कुल्फी खानी है, इसलिए तो हम आपसे कह रहे हैं। आपने हमारे साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं बिताया और अब ये आखिरी बात भी टाल रहे हो। भरिगु को झट से अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, अच्छा लड़कियों, मुझे बख्श दो, तुम्हें जहां जाना है मैं ले जाऊंगा। इसके बाद वो तीनों होटल से बाहर निकले। बाहर मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी जो जयपुर की गर्मी में और भी अच्छी लग रही थी। रात होने की वजह से सड़क पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। कीर्ति को चलते हुए एक कुत्ता नजर आया जो कि बहुत ही प्यारा था। कीर्ति उसके साथ खेलते खेलते थोड़ा आगे बढ़ गई। भरिगु और जाह्नवी साथ में ही चल रहे थे। भरिगु ने अचानक से कहा, तुम शायद मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती हो। जाह्नवी ने उसे अजीब तरीके से देखा और कहा, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगा? भरिगु ने कीर्ति को देखा जो उस कुत्ते के साथ मस्ती में चल रही थी। उसने कहा, नहीं, मैंने देखा है जैसे तुम कीर्ति से मेरे बारे में बात करती हो, उससे लगता है कि तुम्हें मुझसे काफी शिकायतें हैं। जाह्नवी ने शर्माते हुए मुस्कुराकर पूछा, और क्या आपको मेरी राय से फर्क पड़ता है? भरिगु स्तब्ध हो गया क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मतलब तुम कीर्ति की अच्छी दोस्त हो और तुम उसे अपने ही भाई के खिलाफ भड़काती रहती हो। जाह्नवी रुक गई और उसे देखकर भरिगु भी रुक गया। भरिगु ने कहा, क्या हुआ, चलो अभी वो कुल्फी की दुकान थोड़ी आगे है। जाह्नवी आगे नहीं बढ़ी। उसने भरिगु की आंखों में देखकर पूछा, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ? आपको डर है कि मैं कीर्ति को आपके खिलाफ भड़का रही हूँ? भरिगु को समझ आया कि जाह्नवी को उसकी बात बुरी लग गई है। उसने सफाई देते हुए कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम तो बुरा मान गई। आपने बात ही ऐसी की है। मानती हूं कि मेरे मन में आपके लिए बहुत से सवाल थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूं। ये कहते ही जाह्नवी एकदम से रुक गई। भरिगु भी चौंक गया। आज पहली बार किसी लड़की ने उससे ऐसे बात की थी। उसके दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। उसके लिए ये नए से जज्बात थे। जाह्नवी भी शर्मा रही थी। दरअसल वो भरिगु को पसंद करती थी, पर उसे हमेशा लगता था कि भरिगु के साथ कई राज जुड़े हुए हैं। वो मानती थी कि भरिगु आम लड़कों जैसा नहीं है, इसलिए वो खुलकर भरिगु से बात नहीं कर पाती थी। उसके दिल में एक हिचक थी। तभी कीर्ति आई और बोली, अरे आप दोनों रुक क्यों गए? चलो कुल्फी कहीं खत्म ना हो जाए। भरिगु और जाह्नवी उसके साथ आगे बढ़े, पर आज उन दोनों ने ही आपस में एक दायरा पार किया था। भरिगु मन ही मन खुश हो रहा था और वहीं जाह्नवी को भी आज भरिगु से बात करके थोड़ा हल्का महसूस हुआ। अगले दिन सुबह सभी लोग जयपुर शहर से निकलने लगे। वहां आयोजित मुकाबला बहुत ही बड़ा था और उसे देखने के लिए दूर दराज से लोग भी आए। जैसी कि सबको इस मुकाबले से उम्मीद थी, वो उससे भी कई गुना बड़ा साबित हुआ। वहां बहुत सी गलतियां भी हुई, पर फिर भी लोगों ने इस मुकाबले में जो चमत्कार देखा वो किसी भी गलती से बहुत ज्यादा बड़ा था। आखिर इस मुकाबले की वजह से उन्हें वो मास्क वाला पहलवान दिखा जिसकी शक्ति इस दुनिया से परे है। वो कोई आम इंसान नहीं था और उसने वो साबित कर दिया था। अब तो हर किसी की जुबान पर सिर्फ उसका ही गुणगान था और हर कोई उसे जयपुर में ढूंढ रहा था। आखिर वो पहलवानी की दुनिया का हीरो था जिसने इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोचक और मनोरंजक बनाया था। सुबह हरीश भी भरिगु से मिलने आया। वो भी बस जयपुर से निकलने ही वाला था। हरीश ने कहा, उस्ताद, मैं आपकी जितनी भी तारीफ करूं वो कम है। सच कहूं तो यहाँ आते हुए मेरे मन में थोड़े बहुत सवाल थे और असमंजस भी था, पर आपने जो कमाल कर दिखाया है उसने तो मेरे अखाड़े की काया ही पलट दी है। अब मुझे कोई शक नहीं है कि हमारा भविष्य बहुत ही सुनहरा है। अब आप बताइए कि आगे हमें क्या करना है। आप जैसा कहेंगे मैं ठीक वैसा ही करूंगा। भरिगु ने स्पष्ट आवाज में कहा, जो ताकत हमने दिखाई है बस अब उसे कायम रखना है, क्योंकि ताकत सबसे बड़ी चीज है और वो जिसके पास है दुनिया उसके सामने झुकेगी। यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो तो बस शुरुआत है। हमें बस इसी रास्ते पर चलते हुए जाना है। एपिसोड 68, दुश्मनी का चेहरा। भरिगु की आगे की रणनीति बिल्कुल तय है। उसे तेजस्वी घाट अखाड़े को बहुत ही मजबूत बनाना है, इसलिए उसने हरीश से कहा, वापस लौटकर हमें अखाड़े में जो मौजूदा पहलवान है उनकी तकनीक पर काम करना है, लेकिन साथ ही हमें नए लोगों की भी भर्ती पर ध्यान देना है। ये लोग ऐसे होने चाहिए जिनमें ताकत की भरमार हो, लेकिन साथ ही वो बिल्कुल बेबाक होने चाहिए। इस मुकाबले से हमारी जगह बहुत ऊंची हो चुकी है। लोग अब हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें इसी बात का फायदा उठाना है। हरीश ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, जी उस्ताद, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अब इस बात पर खास ध्यान दूंगा। बाकी आपकी छत्रछाया में रहेंगे तो हमारे पहलवान भी जल्द ही खुद को और काबिल बना लेंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। इधर उदयपुर में उस्ताद इकबाल को भरिगु की लड़ाई का पूरा आंखों देखा हाल मिल चुका था। उस्ताद के कहे मुताबिक अकरम ने खुद अखाड़े में बैठकर भरिगु पर नजर रखी हुई थी। उसका भरिगु पर यकीन जो डगमगा रहा था वो उस लड़ाई को देखने के बाद बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो भी अब भरिगु की महानता देख चुका है। उसने उस्ताद को सारी बात बताते हुए कहा, अब मुझे पता चला कि आप उनकी काबिलियत को इतना क्यों बढ़ावा देते हैं। आपको देखना चाहिए था कि पूरा अखाड़ा बिना पलक झपकाए उनकी लड़ाई देख रहा था। सबने सांसें थामी हुई थी। मुझे भी बहुत मजा आया। उस्ताद बस मुस्कुराए और बोले, मुझे खुशी है कि ये सब तुमने खुद देखा है। अब मुझे तुम्हें हर बात बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो पूरा शहर उनका कारनामा देख चुका है।
अकरम ने बताया, जी उस्ताद, सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि अब तो वो सभी के पसंदीदा पहलवान बन चुके हैं। वहाँ जितने भी बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए थे उनकी जबान पर सिर्फ भरिगू जी का ही नाम था। हर कोई उनसे मिलने के लिए बेताब हो रहा था। उन्होंने जिस तरह से अपने प्रतिद्वंदी को नीचे मार गिराया वो बहुत ही कमाल था। मैंने ऐसी लड़ाई पहले कभी नहीं देखी है। आप बिल्कुल सही कहते हैं उस्ताद जी की उनमें वाकई में एक अलग बात है। उस्ताद इकबाल अकरम की सारी बात गौर से सुन रहे थे। उन्हें भी भरिगू की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो जानते हैं कि भरिगू की शक्ति उसे विरासत में मिली है। वो अगर अपनी उस ताकत पर काम नहीं भी करता तब भी उसे हराना लोगों के लिए आसान बात नहीं होती। और अब तो उसने पहाड़ों पर रहकर उस साधु बाबा के साथ अपनी इस विद्या को एक नया दर्जा दे दिया है। वो भरिगू की सफलता से खुश थे पर उनके मन में एक डर भी भरा हुआ था। अकरम ने उनका परेशान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ उस्ताद, आप खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उस्ताद इकबाल उठे और वो उस कमरे में लगी हुई एक तस्वीर के सामने जाकर खड़े हुए। अकरम ने इस तस्वीर को बहुत बार देखा है पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस्ताद से उसके बारे में कुछ पूछे। तभी उस्ताद ने कहा, अकरम ये भरिगू के माता पिता है और मेरे करता धरता भी। आज तक मैंने तुम्हारे सामने इनका जिक्र नहीं किया पर अब तुम छोटे ठाकुर को जानते हो इसलिए मैं तुम्हें इनका परिचय दे सकता हूँ। फिर उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं जानता हूँ कि छोटे ठाकुर के सर पर इस वक्त एक जुनून सवार है। वो जल्द से जल्द अपने माता पिता के खूनी से बदला लेना चाहते हैं पर यह आसान नहीं होगा और मैं उसी दिन से डरता हूँ। आज वो सच्चाई नहीं जानते हैं लेकिन जिस दिन उन्हें वो पता चलेगा उस दिन तबाही हो सकती है। बस मुझे उसी का खौफ है। अकरम भी ये सुनकर थोड़ा घबरा गया। उस्ताद का चेहरा बहुत परेशान दिख रहा था और ये मामूली बात नहीं है क्योंकि वो इतने परेशान कभी नहीं होते हैं। इसलिए अकरम को लगा कि आने वाले वक्त में कोई बहुत बड़ा तूफान आएगा जो भरिगू और उससे जुड़े लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचा देगा। जयपुर लौटने के बाद भरिगू अपने ऑफिस पहुंचा। उसे वापस देखकर उसके टीम के लोगों की जान में जान आई। भरिगू के केबिन में सबसे पहले उसकी सेक्रेटरी पहुंची। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। उसने भरिगू को देखते ही कहा, सर आप कुछ दिनों के लिए क्या गए, इस कंपनी की तो हालत ही खराब हो गई। हम सब बस आपके ही आने का इंतजार कर रहे थे। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आपको वापस ऑफिस में देखकर बहुत अच्छा लगा। भरिगू के ऑफिस के लोग उसे बहुत मानते हैं। भरिगू भी उन सबका बहुत ध्यान रखता है इसलिए वो सब भी बदले में भरिगू के लिए पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। भरिगू ने अपनी सेक्रेटरी से कहकर अपनी टीम की एक मीटिंग बुलवाई। उसमें उसका मैनेजर चेतन, डॉक्टर साहू और डॉक्टर बलवंत मौजूद थे। भरिगू ने पूछा, हाँ तो बताइए कि काम कैसा चल रहा है, हमारे सेल्स का क्या हाल है। चेतन ने कतराते हुए कहा, सर हाल कुछ खास ठीक नहीं है। हमने आपको पिछली बार माल के खत्म होने की दिक्कत बताई थी, वो अब और ज्यादा गंभीर बन चुकी है। अब हमारे साथ काम करने वाले लगभग सभी वेंडर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। पता नहीं उनको क्या पट्टी पाई गई है पर अब कोई भी हमें माल देने के लिए तैयार ही नहीं है। सर वो तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। इस बीच में मैंने कुछ लोगों से मिलने की भी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर साहू ने भी परेशानी भरे अंदाज में कहा, हाँ भरिगू ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। मार्केट में हमारे दवाई की जरूरत है पर अगर माल नहीं मिला तो हम दवाई कैसे बनाएंगे। इससे सेल्स तो छोड़ो पर हमारी इज्जत भी खराब होगी। ऐसे तो लोगों का हम पर से भरोसा उठ जाएगा और फिर कोई हमारे साथ काम नहीं करना चाहेगा। सबको लगेगा कि बस ये एक छोटी सी जीत की लहर थी जो अब खत्म हो गई है। हम फार्मा में अपना नाम कभी नहीं बना पाएंगे। डॉक्टर बलवंत भी इन बातों से एकदम सहमत थे। भरिगू सब कुछ बिल्कुल गौर से सुन रहा था। उसने चेतन से पूछा, और ये सब किसकी वजह से हो रहा है। चेतन ने कहा, जवेरी। भरिगू ने ये नाम सुना हुआ है और वो एक जवेरी से मिला भी है। उसने चेतन से पूछा, जवेरी कौन। चेतन ने बताया, सर इस शहर में एक ही तो जवेरी है जिसका नाम चलता है, रमणीक जवेरी। उसका इस शहर में बहुत रुतबा है। वैसे तो वो सारा 2 नंबरी का काम करता है लेकिन यहाँ के व्यापारी जगत में उसकी अलग ही छाप है, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी बताया था। चौहान ने जवेरी से मदद मांगी है। उमा फौमा अकेले तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए इसलिए चौहान ने जवेरी से मदद मांगी है। अब ये जवेरी के कहने पर ही सारे वेंडर पीछे हट गए हैं। सब उससे डरते जो है। अब वो सारे लोग भाग भाग कर चौहान की तरफ हो गए हैं। सर उमा फौमा के सेल्स पर भी धीरे धीरे इसका असर नजर आने लगा है। उनका खोया हुआ बिजनेस धीरे धीरे वापस आने लगा है। भरिगू को थोड़ा झटका लगा क्योंकि वो अभी जवेरी से मिला था और उसने उससे अच्छे से बात भी की पर उसे अफसोस हुआ कि अगर वो जवेरी की असलियत जानता तो वो उससे जयपुर में ही निपट सकता था। उसने चेतन से कहा, ठीक है अब मैं यहाँ हूँ और मेरी कंपनी की इस मुसीबत से मैं ही निपटूंगा। मुझे जवेरी से मिलना ही पड़ेगा। ये सुनते ही चेतन झट से बोला, तो सर मैं मीटिंग फिक्स करवा दूं। उद्धरण चिन्ह। भरिगू ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं तुम नहीं, ये मीटिंग कोई और फिक्स करवाएगा। तुम अब ये मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर भरिगू ने सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। उसने फोन उठाया और एक नंबर घुमाया। कुछ रिंग के बाद दूसरी ओर से हरीश ने कहा, हाँ भरिगू भाई आपने मुझे कैसे याद किया। भरिगू ने गंभीर होकर कहा, हरीश भाई तुम्हें जवेरी याद है जिससे हम जयपुर में मिले थे। हरीश के हाँ कहने पर भरिगू बोला, मुझे उससे मिलना है, एक बहुत जरूरी काम है। हरीश को लगा कि शायद भरिगू उससे अखाड़े के सिलसिले में मिलना चाहता है इसलिए उसने कहा, ठीक है आप दिन बताइए और मैं उन्हें यहाँ अखाड़े में बुलवाता हूँ, इसी बहाने वो हमारा अखाड़ा भी देख लेंगे। भरिगू ने थोड़ा रुष्ट होकर कहा, हरीश भाई कुछ कहने से पहले मेरी पूरी बात सुनो। मुझे उससे कोई दूसरा काम है इसलिए पता मैं भिजवाऊंगा, तुम बस ये मीटिंग तय करवा दो। हरीश को लगा कि भरिगू थोड़े गुस्से में है इसलिए उसने चुपचाप मीटिंग तय करवाने के लिए हाँ कर दी। अगले दिन भरिगू के ऑफिस में ही मीटिंग होने वाली थी। वहां हरीश भी आया हुआ था। वो भरिगू के साथ मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। तभी वहां कोई अंदर आया। भरिगू जवेरी से मिलने की उम्मीद लगाकर बैठा था पर वहां कमरे में कोई दूसरा ही आदमी आया। भरिगू ने उसे देखते ही पूछा, तुम कौन हो।
वो आदमी भी अपनी पकड़ मजबूत रखते हुए बोला, आपने मिस्टर जवेरी को मीटिंग के लिए बुलाया था, मैं उनकी कंपनी का सीईओ हूं और उसी मीटिंग के लिए आया हूं। भृगु को कुछ समझ नहीं आया और उसने हरीश की ओर देखा। भृगु का गुस्सैल चेहरा देखकर हरीश भी थोड़ा घबरा गया। उसने उस आदमी से कहा, लेकिन मैंने तो मीटिंग जवेरी जी से तय करवाई थी, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? उस आदमी ने कहा, जी कंपनी की मीटिंग्स में मैं ही बैठता हूँ, हमारे पास ये खबर आई कि आप मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन परेशानी क्या है? आपको जो भी बात करनी है वो आप मुझसे कह सकते हैं। भृगु ने चिढ़ते हुए कहा, और अगर ना कहनी हो तो? अगर मुझे जवेरी के सामने बैठकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी हो तो? भृगु बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और होठ भी गुस्से में कांप रहे थे। हरीश और वो सीईओ दोनों ही भृगु का ये रूप देखकर सकते में आ गए। हरीश को लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे मीटिंग के बारे में ठीक से खबर करनी चाहिए थी। वही भृगु जिस तरीके से उस सीईओ से बात कर रहा था, वो उस आदमी के लिए पहली बार था। आज तक शायद किसी ने उससे इतनी बदतमीजी से बात नहीं की थी, पर फिर भी उसकी भृगु के सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। भृगु ने गुस्से में ही उस आदमी से कहा, तुम लोग आखिर खुद को समझते क्या हो? इस शहर के बड़े आदमी हो तो इसका मतलब हर चीज पर राज करोगे, पर मैं भी इतना छोटा आदमी नहीं हूँ। तुम्हारा बॉस मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। शायद उसे अभी तक मेरी ताकत का पूरा अंदाजा नहीं हुआ है, पर जल्द ही मैं उसकी एक ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। वो मेरे दुश्मन का साथ देने चला है ना, तो तुम जाओ और उसे बताना कि अगर उसे मेरी दुश्मनी देखनी है तो मैं उसे मेरी दुश्मनी का पूरा स्वाद चखाने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उस सीईओ की कुछ और कहने की हिम्मत ही नहीं हुई और वो चुपचाप वहां से चला गया। बाद में अखाड़े में बैठे हुए हरीश ने दानिश को पूरा किस्सा सुनाया। ये सुनते ही दानिश बोला, भाई लगता है भृगु भाई आपसे थोड़ा नाराज हो गए हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये सही नहीं होगा। आपने उनसे बात करने की कोशिश क्यों नहीं की? हरीश ने दानिश को घूर कर देखा। वो जानता है कि उस वक्त भृगु बात करने या सुनने की हालत में नहीं था। हरीश ने फिर कुछ सोचते हुए दानिश से कहा, वैसे मुझे लगता है कि ये चौहान और भृगु भाई का कुछ बड़ा मामला है। वो जिस तरह से जवेरी से नाराज हो रखे हैं, शायद उसमें चौहान का ही हाथ है। दानिश ने कहा, लेकिन भाई, जवेरी जानबूझकर भृगु भाई से दुश्मनी क्यों मोल लेगा? वो इतना बेवकूफ आदमी तो नहीं लगता है। जयपुर में उन दोनों को बात करते हुए देखकर ऐसा लगा नहीं कि उनके बीच कोई अनबन है। फिर अचानक से क्या हुआ होगा? हरीश ने कहा, पता नहीं, पर उनके और चौहान के बीच कोई बड़ी बात है और मुझे नहीं लगता कि हमें उसके बीच में पड़ना चाहिए। भृगु भाई खुद ही उससे निपट सकते हैं। वही शहर में दूसरी ओर चौहान जवेरी से मिला। एपिसोड 59, अनचाहा दुश्मन। जयपुर से लौटने के बाद मिस्टर चौहान और जवेरी दोबारा मिले। मिस्टर चौहान को मार्केट की खबर लग चुकी थी। वो जानता है कि कैसे वेंडर अब तुलसी फॉर्मा से मुंह मोड़ने लगे थे, आखिरकार जो वो अकेला नहीं कर पाया, वो जवेरी ने चुटकी बजाते ही कर दिया। इसलिए मिस्टर चौहान जवेरी का शुक्रगुजार था। उसने खुश होकर कहा, जवेरी साहब आपने तो कमाल ही कर दिया। मार्केट में तुलसी फॉर्मा को काफी नुकसान पहुंचा है, सबने उन्हें माल देने से मना कर दिया है। इस खबर से हमारी कंपनी को फायदा हुआ है। जवेरी अपनी तारीफ सुनकर खुश हुआ। उसने पूछा, तो तुम्हें क्या मेरी काबिलियत पर कोई शक था? चौहान, इस मार्केट में मेरे नाम का सिक्का चलता है। मैं चाहूं तो सब कुछ हिला सकता हूं। राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की ताकत रखता हूं। मिस्टर चौहान इस बात से बखूबी वाकिफ है। वो खुश है कि आखिरकार भृगु की अकड़ को एक झटका लगा है। उन्होंने जवेरी से कहा, जी हाँ, मैं इसलिए तो आपके पास आया था क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ आप ही ये काम करवा सकते हैं। जवेरी ने कहा, हम वो तो ठीक है, लेकिन अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। तुमने मुझ पर एहसान किया और अब मैंने उस एहसान का बदला चुका दिया है। इसलिए अब आगे से अगर मेरे पास किसी मदद के लिए आओगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनते ही मिस्टर चौहान का हंसता हुआ चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। वो जानते हैं कि जवेरी की कीमत कितनी बड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने बस धीरे से सर हिलाया। तभी जवेरी के पास एक कॉल आया। उसका असिस्टेंट भागते हुए उसके पास आया और फोन पकड़ाया। दूसरी तरफ दानिश की आवाज थी। जवेरी ने पूछा, कौन बोल रहा है? दानिश ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तेजस्वी अखाड़े का मुख्य पहलवान बोल रहा हूं। दानिश तभी मिस्टर चौहान जवेरी का धन्यवाद करके वहां से निकल गए। उनके जाते ही जवेरी ने कहा, हाँ बोलो दानिश, मुझे कैसे याद किया? दानिश ने भी ताव दिखाते हुए कहा, आपने काम ही ऐसा किया है कि याद करना पड़ा। जवेरी ने दानिश के कटाक्ष को समझा और कहा, तुम जानते हो ना कि किससे बात कर रहे हो? अपनी आवाज थोड़ी नीचे करो। दानिश जानता था कि जवेरी की क्या औकात है, पर उसके साथ भृगु और हरीश का साथ है। फिर भी उसने आवाज थोड़ी नीची करते हुए कहा, मैं तो जानता हूं जवेरी जी, पर शायद आप नहीं जानते कि आपने किससे पंगा ले लिया है। बल्कि मैं तो हैरान हूं कि आपने इतना बड़ा कदम क्या सोच कर लिया। आप तो उनसे जयपुर में मिले भी है और सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जवेरी को दानिश की कोई बात समझ नहीं आई। उसने दानिश को टोकते हुए कहा, रुको, आखिर मुझे ठीक से बताओ कि क्या बात है? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? दानिश ने जो नाम कहा वो सुनकर जवेरी चौंक गया। उस्ताद। जवेरी ने तुरंत पूछा, उनके साथ मेरा क्या वास्ता है? शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। भला मैं क्यों उस्ताद जैसे इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहूंगा? दानिश ने हंसकर कहा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आप तुलसी फॉर्मा के बारे में क्या जानते हैं? जवेरी वो नाम सुनते ही सोच में पड़ गया। दानिश ने आगे कहा, क्यों, कुछ याद आया? जवेरी ने कहा, तुलसी फॉर्मा के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और उस्ताद का उससे क्या नाता है? दानिश ने कहा, बनो मत जवेरी जी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। क्या आप नहीं जानते कि तुलसी फॉर्मा का मालिक कौन है? जवेरी ने कुछ सोचा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जवेरी अब समझ चुका था कि उस्ताद के आदमी ने उसे क्यों कॉल किया है। उसी रात जवेरी सीधा चौहान परिवार से मिलने पहुंचा। उसका सारा गुस्सा मिस्टर चौहान पर फूट रहा था। उसके साथ काला राक्षस भी मौजूद था, पर वो इन सारी बातों से अनजान था। उसने जवेरी से पूछा, बॉस, हम यहाँ क्यों आए हैं? ये किसका घर है?
जवेरी ने गुस्से में कहा, ये उसी चौहान का घर है जिसने मेरी दुनिया में आग लगाई है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह से मैंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। मेरा तो कोई नाता भी नहीं था, लेकिन इस आदमी की वजह से अब मैं यहाँ के सबसे शक्तिशाली इंसान के निशाने पर हूँ। सही कहते हैं कि अपने काम से मतलब रखना चाहिए, किसी की मदद करने जाओ तो वो उल्टा तुम पर ही भारी पड़ता है। काला राक्षस पूरी बात नहीं जानता है, इसलिए उसे जवेरी की बात समझ नहीं आई, पर उसने जवेरी का परेशान चेहरा देखकर इतना तो समझ लिया कि कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। वो दोनों गेट पर पहुंचे तो एक जवान आदमी बाहर आया। उसने जवेरी और काला राक्षस को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, हाँ भाई, क्या काम है? इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? जवेरी ने चिढ़कर कहा, दरवाजा खोलो, मुझे चौहान से मिलना है। उस गार्ड ने बिना सोचे कहा, कल आना, अभी इस वक्त किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, वैसे भी हमारे सर सो चुके हैं। इतना सुनते ही जवेरी का गुस्सा फूटा और उसने कहा, सो गए हैं तो उठाओ, मुझे उससे मिलना है, समझे? उसकी ऊंची आवाज सुनकर अंदर से एक दूसरा गार्ड भी बाहर आया। उसके हाथ में एक मोटा डंडा भी था। उसने आते ही अपने साथी गार्ड से पूछा, क्या हुआ, यहाँ कौन इतना चिल्ला रहा है? फिर उसने भी जवेरी और काला राक्षस को धुतकार वाली नजरों से देखा। पहले वाले गार्ड ने बताया, अरे कुछ नहीं, ये आदमी जबरदस्ती अंदर जाने की जिद कर रहा है। मैंने कहा कि साहब सो चुके हैं तो फिर भी चिल्ला रहा है। पता नहीं कहां से कैसे कैसे लोग उठकर चले आते हैं, समय भी नहीं देखते हैं। जवेरी इस वक्त वैसे ही बहुत गुस्से में था, ऊपर से एक गार्ड दर्जे का इंसान उसकी बेइज्जती कर रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी को उन गार्ड्स के चेहरे के सामने घुमाते हुए कहा, अगर इस वक्त चौहान खुद यहाँ खड़ा होता तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि मुझसे ऐसे बात करें, और तुम 2 टके के इंसान इतना बोल रहे हो। ये सुनते ही काला राक्षस अपना दानव जैसा शरीर लेकर उन दोनों गार्ड्स के सामने आया। उसने उन्हें घूरते हुए कहा, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने खड़े हो, जल्दी से माफी मांगो। वो दोनों गार्ड काला राक्षस को देखकर थोड़े घबरा गए, पर वो फिर भी पीछे नहीं हटे। उनमें से एक ने कहा, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे ये कोई भी हो, हमें बोला गया है कि इस वक्त कोई अंदर नहीं आ सकता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। हमारे साहब को पसंद नहीं कि कोई उनकी नींद खराब करे। अब तुम लोग यहाँ से निकलो। इतना कहकर उस गार्ड ने काला राक्षस की तरफ एक कदम बढ़ाया, पर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना उन दोनों गार्ड्स ने नहीं की थी। काला राक्षस के एक तमाचे से एक गार्ड छिटक कर दूर जा गिरा। वही काला राक्षस ने दूसरे गार्ड का गला पकड़ लिया था और उसे घसीटते हुए गेट के अंदर ले गया। अंदर घुसते ही उसने उस गार्ड को भी दूर पटक दिया। जवेरी ने मुड़कर देखा तो दोनों गार्ड अपने शरीर को पकड़कर रो रहे थे। जवेरी ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही एक बहुत बड़ा सालॉन था। वहां काफी सुंदर लाइट्स लगी हुई थी और एक बहुत बड़ा फव्वारा भी था। उसी के पास टेबल चेयर लगा हुआ था जहां कोई बैठा हुआ था। जवेरी ने थोड़ा आगे बढ़कर देखा कि वहां एक लड़की बैठी हुई है। उसके सामने एक कप रखा हुआ था और वो गाने सुन रही थी। उसने आंखें बंद करके चेयर पर अपना सर टिकाया हुआ था। वो लड़की उमा थी। जवेरी ने उसे देखकर एक बार चारों ओर नजर घुमाए और पूछा, चौहान कहाँ है? उसकी भारी और गंभीर आवाज सुनकर उमा एकदम से चौंक गई। उसने पलटकर जवेरी को देखा और उठ खड़ी हुई। उसने कहा, जवेरी अंकल, आप इस वक्त यहाँ कैसे? अंकल सुनते ही जवेरी ने उसे पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम चौहान की पोती हो? उमा ने सर हिलाकर हाँ का इशारा किया। तभी बाहर से दोनों गार्ड्स भागकर अंदर आए। उन्होंने जवेरी की ओर देखते हुए कहा, सॉरी मैडम, पर ये दोनों आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आए, इन्होंने तो हमसे हाथापाई भी की। ये सुनते ही जवेरी ने उनसे कहा, शुक्र करो कि सिर्फ थप्पड़ मारा है, वरना मुझसे बदतमीजी करने वाला जिंदा नहीं बचता है। काला राक्षस फिर थोड़ा आगे बढ़ा और आंखों से ही गार्ड्स को धमकाने लगा। ये देखकर उमा ने कहा, तुम दोनों बेवकूफों को कुछ पता ही नहीं है। अरे तुमने इन्हें रोकने की कोशिश क्यों की? ये दादाजी के दोस्त है, अब जाओ दोनों यहाँ से। जवेरी ने दोबारा उमा से पूछा, चौहान कहाँ है? उसे यहाँ बुलाओ। उमा ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, दरअसल दादाजी जल्दी सोने वालों में से है, इसलिए वो तो थोड़ी देर पहले ही सो चुके हैं। उमा को समझ ही नहीं आया कि वो आगे क्या कहे। आज तक उसने अपने दादाजी के मुंह से जवेरी का सिर्फ नाम ही सुना था, लेकिन आज पहली बार उन दोनों का सामना हुआ है। पर उमा को महसूस हुआ कि जवेरी का मिजाज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। जवेरी का चेहरा और गुस्से भरी आवाज सुनकर उमा थोड़ा डर रही थी, साथ ही काला राक्षस भी उमा की घबराहट को और बढ़ा रहा था। उमा ने 2 पल रुकते हुए पूछा, आपको दादाजी से कुछ जरूरी काम है? जवेरी ने चिढ़ते हुए तुरंत कहा, अगर काम नहीं होता तो क्या मैं इस वक्त खुद चलकर यहाँ आता? इतना सुनते ही उमा इस हालात की गंभीरता को समझ गई और तुरंत अंदर चली गई। कुछ ही देर में वो मिस्टर चौहान को लेकर बाहर आई। मिस्टर चौहान गहरी नींद में थे जब उमा ने उन्हें जगाया, लेकिन बाहर आकर जवेरी को देखते ही उनकी सारी नींद उड़ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जवेरी जी, आप इस वक्त यहाँ? मुझे माफ कीजिए कि मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन अगर मुझे पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं आज जल्दी नहीं सोता। जवेरी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर मिस्टर चौहान को भी थोड़ा संकोच हुआ, पर उन्होंने बात घुमाते हुए उमा से कहा, अरे तुमने इन्हें चाय पानी के लिए पूछा कि नहीं? उमा कुछ कहती तभी जवेरी ने अपना हाथ उठाकर चुप होने का इशारा किया। उसने मिस्टर चौहान की तरफ गुस्से से देखा और पूछा, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इस्तेमाल करने की? ये सुनते ही मिस्टर चौहान ने पलटकर उमा को देखा। उसके चेहरे पर भी सवाल था। उन्होंने फिर जवेरी से कहा, जवेरी जी, ये कैसी बात कर रहे हैं? आखिर मैं आपका इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। आपने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है। हाँ, मैंने इतना कुछ किया है, और बदले में तुमने क्या किया? जवेरी ने उखड़े अंदाज में कहा। मिस्टर चौहान अब भी हैरान खड़े हुए थे। जवेरी ने आगे कहा, तुमने मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है, और अब मैं बुरा बन चुका हूँ, इसलिए अब तुम्हारा और मेरा कोई नाता नहीं है। अब दोबारा किसी मदद के लिए मेरी चौखट पर कभी मत आना। ये सुनते ही मिस्टर चौहान जवेरी को समझाने के लिए उसकी तरफ बढ़े, पर तभी काला राक्षस बीच में आ गया।
उसने मिस्टर चौहान के छाती पर हाथ रखते हुए कहा, सुना नहीं कि बॉस ने क्या कहा, अब आप उनके पास नहीं जा सकते हैं। मिस्टर चौहान को यकीन नहीं हुआ कि उनकी खुशी की उम्र इतनी छोटी कैसे हुई। अभी तो वो जवेरी की मदद से भृगु को बर्बाद करने की खुशी मना रहे थे और अब उनके सितारे पलट चुके हैं। वो जवेरी को नाखुश करके इस शहर में नहीं टिक पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा, जवेरी जी मुझे पूरी बात बताइए, मैं नहीं जानता हूँ कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर कुछ हुआ है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं चौहान, क्योंकि तुमने गलत इंसान से दुश्मनी मोल ली है। जवेरी ने काफी रोष में आकर कहा। मिस्टर चौहान अब चिंता में पड़ गए थे। जवेरी ने आगे कहा, अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया होता तो फिर भी शायद मैं उसे अनदेखा कर देता, पर तुमने ऐसे इंसान को नाराज किया है जिसके सामने मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। चौहान, वो इंसान दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाने के लायक है। एपिसोड 60, एक नई चाल। जवेरी की बातें सुनकर मिस्टर चौहान और उमा दोनों ही असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उन्होंने किससे दुश्मनी पाल ली है। मिस्टर चौहान ने दोबारा कहा, जवेरी जी आपका और मेरा तो कितना पुराना रिश्ता है। मैं आपको परेशान करने वाला कोई काम नहीं करूंगा और ये आप जानते हैं। जवेरी ने ताना मारते हुए कहा, चौहान मेरी परेशानी से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन तुम क्या करोगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारा उस्ताद से क्या लेना देना है। तुमने मुझे तुलसी फॉर्मा की पूरी सच्चाई नहीं बताई। तुम क्यों उस्ताद के रास्ते में इतनी परेशानियां खड़ी कर रहे हो? मिस्टर चौहान ने उस्ताद का नाम पहली बार सुना था। वो नहीं जानते कि उस्ताद कौन है, इसलिए तो वो घबरा गए कि जिसको वो जानते तक नहीं है उसे वो अपना दुश्मन क्यों बनाएंगे। तभी उमा ने बीच में कहा, जवेरी अंकल शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम किसी उस्ताद को नहीं जानते हैं। हम कभी इस नाम के किसी इंसान से मिले भी नहीं है। जवेरी को लगा कि चौहान परिवार अब जानबूझकर पीछे हट रहा है। उन लोगों ने जवेरी को बीच में डालकर खुद किनारा कर लिया है। लेकिन जवेरी चौहान और भृगु के बीच नहीं आना चाहता था, इसलिए उसने साफ साफ कहा, देखो चौहान, ये तुम्हारा मसला है, इसलिए तुम ही संभालो। वो इस वक्त यहाँ के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से है और मुझे ऐसे आदमी से दुश्मनी नहीं करनी है। इसलिए आज से मैं तुम्हारे किसी काम में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। जवेरी के पीछे हटने से उमा फॉर्मा को बहुत नुकसान होगा। यही सोचकर मिस्टर चौहान ने जवेरी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। उसके जाने के बाद उमा ने अपने दादाजी का हाथ थामा। मिस्टर चौहान बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें लगा जैसे देखते ही देखते उनका पूरा खेल बिगड़ गया। अब उनके पास जवेरी का साथ नहीं है। इससे उन्होंने भृगु को जो भी नुकसान पहुंचाया है वो अब उन पर ही भारी पड़ सकता है। ऊपर से ये उस्ताद का नाम उनके सामने आया है। ये एक ऐसा इंसान है जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन जवेरी की बातें सुनकर वो थोड़ा डर गए हैं। वो इन्हीं सब बातों में उलझे हुए थे जब उमा ने कहा, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ और रास्ता निकाल लेंगे। पर मिस्टर चौहान को अब कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं अब कुछ नहीं हो सकता है। हमने कोशिश की लेकिन हम हार गए हैं। उस भृगु के सामने हम हार गए हैं। उमा को ये बात हजम नहीं हुई। भृगु के प्रति उसकी नफरत बहुत ज्यादा है। वो भृगु से हारने की बात को इतनी आसानी से नहीं मान पाएगी। उसने कहा, नहीं, अभी भी एक रास्ता है जिससे हम इस खेल में दोबारा उठकर खड़े हो पाएंगे। मिस्टर चौहान जानते हैं कि उमा कितनी जिद्दी है। उसने अगर एक बार किसी बात को ठान लिया तो वो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और भृगु की बर्बादी के रास्ते में इस वक्त उमा की एक ही अड़चन है, उस्ताद। इसलिए मिस्टर चौहान उमा की बात सुनने के लिए उत्सुक भी थे और थोड़े चिंतित भी। उमा ने आगे कहा, दादाजी हम अभी इस उस्ताद से मिले नहीं हैं। हाँ, हम इतना जानते हैं कि शायद तुलसी फॉर्मा और भृगु के साथ उसका कोई रिश्ता है, लेकिन इसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। मिस्टर चौहान ने उसे टोकते हुए कहा, कैसे नहीं घबराऊं बेटा, तुमने सुना नहीं जवेरी ने क्या कहा? वो उस्ताद कोई बहुत बड़ा और खतरनाक इंसान है। हम ऐसे इंसान से कैसे निपटेंगे? उद्धरण चिन्ह, हम निपट लेंगे दादाजी, उमा ने भरोसा दिलाते हुए कहा। मैं उस इंसान को ढूंढ कर ही रहूंगी। मैं खुद तुलसी फॉर्मा जाऊंगी और उसके और भृगु के रिश्ते का सच पता करूंगी। हम नहीं जानते कि भृगु ने उसे हमारे बारे में क्या पट्टी पढ़ाई है, लेकिन हम भी एक बार उनसे मिलकर बात कर सकते हैं। उमा ने फिर अपने बालों को सहलाते हुए कहा, आखिर मुझे ना करने वाले इंसान इस दुनिया में बहुत कम है। उमा एक खूबसूरत लड़की है और वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। उसकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ इसी शहर में नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी होते हैं। ये उसकी एक बहुत बड़ी ताकत है और अब वो इसी ताकत को उस्ताद पर आजमाना चाहती है। ये समझते ही मिस्टर चौहान ने पूछा, लेकिन क्या तुम ये करना चाहती हो? मैं नहीं चाहता कि तुम अपने मन के खिलाफ जाकर कोई भी काम करो, उमा ने अपने दादाजी को भरोसा दिलाते हुए कहा। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, पर मुझे उस भृगु का नाम खत्म कर देना है और उसके लिए मैं साम, दाम, दंड और भेद हर चीज का इस्तेमाल करूंगी। मिस्टर चौहान ने कुछ सोचकर कहा, हाँ, जैसा कि जवेरी ने कहा कि उस्ताद की ताकत बहुत बढ़ चुकी है, अब हर कोई उसके गुणगान कर रहा है। ऐसे में अगर तुम उसके साथ होगी तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इससे हमारी पहुंच और बढ़ जाएगी और हमारे कारोबार को भी इससे फायदा होगा। पर तुम्हें बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका और भृगु का कोई नाता है तो हमें ये सब भृगु से बचकर करना पड़ेगा, वरना वो हमारे रास्ते में फिर कोई मुसीबत खड़ी कर देगा। अब भृगु वो सीधा सादा लड़का नहीं रहा जो पहली बार हमसे मिला था। उमा ने मिस्टर चौहान को रोकते हुए कहा, वो तब भी सीधा नहीं था दादाजी, मैंने पहले दिन ही उसकी असलियत समझ ली थी, इसलिए तो उसे मना कर दिया। पर मिस्टर चौहान ने कहा, जो भी हो उमा, लेकिन हमें सावधान रहना पड़ेगा। हम इस उस्ताद को भी नहीं जानते हैं, इसलिए वो भी तुम्हें इतनी आसानी से अपने करीब नहीं आने देगा और अब तो हम इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले हैं। उमा अपने दादाजी की चिंता समझ रही थी, इसलिए उसने कहा, हाँ दादाजी, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए। पर हमारे जीवन में आए इस उस्ताद नाम के तूफान का सामना अब मैं ही करूंगी।
मिस्टर चौहान के वहां से जाने के बाद उमा भरिगु के बारे में सोचने लगी। उसकी आंखों के सामने वो दिन नजर आया जब भरिगु ने पहली बार उसकी जिंदगी में कदम रखा था। उमा ने भरिगु को ठुकरा तो दिया था, पर उसे आज भी भरिगु की आंखों की सच्चाई याद है जब उसने उमा से शादी का प्रस्ताव रखा था। लेकिन उमा ने तभी खुद को संभाला। वो अब भरिगु के बारे में ऐसा नहीं सोच सकती, क्योंकि वो दोनों ही अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब उमा के दिल में भरिगु के लिए सिर्फ नफरत ही है। मिस्टर चौहान और जवेरी की साझेदारी टूटने की बात पूरे मार्केट में फैल चुकी है। जवेरी ने ही इस बात को फैलाया है। इसकी वजह से सभी वेंडर्स ने फिर से भरिगु के आगे लाइन लगा दी है। अब सबके सब दोबारा उसके साथ काम करने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। पुराने सभी वेंडर लोगों ने फिर से अपना बिजनेस एग्रीमेंट बनवाया, जिसमें उन्होंने तुलसी फॉर्मा के साथ लंबी साझेदारी के लिए हामी भरी है। अब फिर से तुलसी फॉर्मा का नाम हर तरफ सुनाई देने लगा। भरिगु ये सब तमाशा देख रहा था। उसके केबिन में बैठकर मैनेजर चेतन ने कहा, सर मैं नहीं जानता कि आपने क्या किया और कैसे किया, लेकिन ये तो चमत्कार ही हो गया है। कल तक जो लोग हमसे मुंह मोड़ने लगे थे वो आज लौटकर वापस आ गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे माल के डिलीवरी की परेशानी दूर हो जाएगी और फिर से तुलसी फॉर्मा का परचम पूरे फॉर्मा इंडस्ट्री में लहराएगा। भरिगु ने चेतन के चेहरे पर खुशी की लहर देखी। उसने पूछा, हाँ, पिछली परेशानी के चलते हमारे लोगों का मनोबल थोड़ा ढीला पड़ गया था, लेकिन अभी हालात कैसे है? चेतन ने पूरे उत्साह के साथ कहा, सर सब बहुत ज्यादा खुश है। उनका काम के प्रति जोश लौट आया है। हर कोई दोबारा अपने सेल्स टारगेट के बारे में सोच रहा है। सर आपने हम सबको इतना प्रेरित करा है कि हर कोई अब इस कंपनी की बेहतरी के बारे में ही सोचता है। अब आप देखिए, हम सब जी जान लगाकर काम करेंगे और आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देंगे। भरिगु अपनी कंपनी के इस माहौल से काफी खुश था और कहीं ना कहीं ये जोश उसी की वजह से आया है। भरिगु ने चेतन से कहा, मुझे तुम सबसे कभी कोई भी शिकायत नहीं रही है, लेकिन हाँ अब हमारी मुश्किल दूर हो गई है, तो हमें अब बहुत तेजी से आगे बढ़ना है और इसके लिए मुझे सबके साथ की बहुत जरूरत पड़ेगी। चेतन ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, बिल्कुल सर, हम तो हमेशा आपके साथ ही खड़े हैं। वैसे सर मेरे दिल में एक बात थी, ये अचानक से जवेरी को क्या हुआ कि वो एकदम से पीछे हट गया? उसने तो हमारी नाक में दम कर दिया था। भरिगु असली सच्चाई तो जानता है, पर उसने कहा, शायद उसे अकल आ गई कि दूसरों के मामले में उसे घुसना नहीं चाहिए। खैर मैंने पहले ही कहा था ना कि मुझे ऐसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम नंबर 1 है और हमें कोई नहीं हरा सकता। चेतन ने भी हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही सर। अब देखिए ना उमा फॉर्मा ने कितनी कोशिश की, उन्होंने सारी चालें चल ली पर हमारा कुछ खास बिगाड़ नहीं पाए। लेकिन अगर हमारे कामयाबी का रास्ता ऐसे ही खुलता जाएगा तो कुछ ही दिनों में उनका पत्ता जरूर साफ हो जाएगा। भरिगु ने कुछ सोचते हुए हाँ का इशारा किया। इधर जवेरी थोड़ा बेचैन हो रहा था। उसे उस्ताद यानी कि भरिगु और अपने रिश्ते को सुधारना था। उसने जब से उस्ताद को जयपुर में देखा है, वो बस उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। वो उस्ताद की ताकत को अपनी ताकत बनाना चाहता है, लेकिन मिस्टर चौहान की वजह से उसका खेल थोड़ा खराब हो गया। वो अपने असिस्टेंट के साथ बैठा हुआ था। उसने कहा, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मैं इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता हूँ, लेकिन अब हमें आगे की सोचना है। मुझे भरिगु उस्ताद का सबसे खास दोस्त बनना है। उसके लिए जो करना पड़े वो मैं करूंगा। तभी उसके असिस्टेंट ने कहा, सर हमें उस्ताद के बारे में और जानना चाहिए। मैंने पता किया है, उसका वैसे तो कोई परिवार नहीं है, लेकिन एक आदमी है जिसे वो अपने बाप का दर्जा देता है, शंभू काका। ये सुनकर जवेरी कुछ सोचने लगा। उमा अपने प्लान के मुताबिक तुलसी फॉर्मा के ऑफिस पहुंची। अपनी बड़ी सी गाड़ी से जब वो नीचे उतरी तो उसने अपने बैग से एक कॉम्पैक्ट मिरर निकाला। खुद को निहारने के बाद उमा ने तुलसी फॉर्मा की ऑफिस की ऊंचाई देखी। फिर वो सीधा भरिगु के फ्लोर पर पहुंची। उसे देखते ही वहां काम करने वाले लोग सब आपस में फुसफुसाने लगे। दरअसल उमा को हर कोई जानता है और इस वक्त वो तुलसी फॉर्मा की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी है, पर उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी। उसे देखते ही भरिगु की सेक्रेटरी भागकर उसके पास गई और बोली, मैम आप यहाँ? वो सर। उमा ने उसे टोका और कहा, हाँ जानती हूँ कि तुम्हारे सर बिजी होंगे और मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन मुझे उनसे मिलना है। ये सुनते ही सेक्रेटरी तुरंत भरिगु के केबिन में घुसी, पर तभी उमा भी उसके पीछे पीछे केबिन में आ गई। उसे देखकर सेक्रेटरी घबरा गई कि भरिगु गुस्सा करेगा, लेकिन भरिगु ने ऐसा नहीं किया। उसने इशारे से अपनी सेक्रेटरी को बाहर जाने के लिए कहा। भरिगु ने ताना मारते हुए कहा, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन खुद चलकर यहाँ आई है, क्यों? उमा ने आंखें घुमाते हुए कहा, यहाँ आने का कोई शौक नहीं है मुझे, लेकिन कुछ जरूरी काम है। ये बताओ कि तुम्हारा उस्ताद के साथ क्या रिश्ता है? भरिगु ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा उस्ताद? किस चीज का उस्ताद? क्या मेरे ऑफिस में लोगों का ठिकाना बताने का नया डिपार्टमेंट खुला है जो तुम यहाँ चली आई हो? इस शहर में तो इस नाम के बहुत लोग मिलेंगे, तो तुम रास्ते में खड़े होकर पता करो, क्योंकि मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता हूँ। उमा ने भरिगु की आंखों में देखा और उसने कहा, तुम जानते भी हो कि वो कितने बड़े इंसान है। उनका मजाक उड़ाने से पहले अपनी औकात देख लो। भरिगु ने हंसते हुए कहा, हाँ तुम्हारी शक्ल का उड़ा हुआ रंग देखकर मैं बता सकता हूँ कि शायद वो कोई बहुत बड़ा इंसान है और तुम उस इंसान से बहुत डर रही हो। खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ कि